एपिसोड 71 टू 80। अमा ने रोकी को प्रत्यक्ष देखकर मैं कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। ये किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने का विस्मय नहीं था, यह अस्तित्व में आए उस जबरदस्त बदलाव का एहसास था जो उन लोगों ने महसूस किया था जिन्होंने कभी इवेंट छापों को चुनौती दी थी। मैं जैसे जड़वत खड़ा था, अमा ने रोकी ने हल्के से अपने कंधे उचका दिए। उसकी हरकतें सरल थीं, लेकिन हर क्रिया इतनी परिष्कृत थी मानो कोई गतिशील कला देख रहा हो। प्रत्येक पलक झपकने के साथ उसकी लंबी पलकें फड़फड़ातीं। मैं समझ गया, ये शरीर मेरे असली शरीर से भी बेहतर चलता है। क्या कोई ऐसा है जो इसे पहली ही कोशिश में पूरी तरह से नियंत्रित कर सके? मुझे भी मांसपेशियों की गतिशीलता के अपने पूरे ज्ञान के बावजूद थोड़ा समय लगा। लापरवाही से अमा ने रोकी। जेफिर ने एक दरांती उठा ली। जैफिर के होंठ हिलने लगे जब वह स्टॉक की ओर मुड़ा, जो अभी भी हिल नहीं पा रहा था। अंधेरा बनाए। तुरंत ही अंधकार ने एक जटिल घर जैसी संरचना बना ली। अंदर फंसा स्टॉक भागने के लिए बेताब लग रहा था, लेकिन क्रूर सच्चाई उसे रोकने वाली नहीं थी। 5। जैफिर ने फुसफुसाकर नंबर बताया और हंसिया कंधे पर टिकाकर चलने लगा। पकड़ो उसे, डाकू चिल्लाए। वह अकेला है। हमारे पास हथियार चलाने का 50 से ज्यादा हुनर है। आत्माएं वैसे भी नजदीकी मुकाबले में कुशल नहीं होती। उसे मार डालो, जल्दी करो, उसे मार डालो। उस कमीने को खत्म करने का यही हमारा एकमात्र मौका है। आखिरकार डाकू आगे बढ़ने लगे। उन सभी के पास अच्छे हुनर थे। अगर फोरम पर दी गई जानकारी पर यकीन किया जाए तो ज़ेफ़ाया पहली बार मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसे इसकी जानकारी नहीं होगी और मेरी डाकू सेना उसे आसानी से मार सकती है। और उसके ऊपर उसका डार्क मैजिक ज्यादातर डिबफ पर केंद्रित था। अगर वह प्रकट भी हो जाता तो भी वह कोई खास जादू नहीं कर पाता, न ही वह नज़दीकी मुकाबले में शामिल हो पाता। या ऐसा मुझे लगता था। मैंने लियोरा की गतिविधियों को ध्यान से देखा है। मुझे कौशल की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी प्रयास के उसने मेरे लिए समझ से परे कुछ बुदबुदाते हुए अपना हथियार घुमाया। ज़ेफिर ने आसानी से उन डाकुओं को मार गिराया जिन्होंने अपने हथियार कौशल को वास्तविक तलवारबाजों के बराबर निखारा था। जो डाकू उस पर टूट पड़े थे वे पल भर में ढेर हो गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। खून से लथपथ होने के बावजूद अमा ने रोकी भयानक रूप से सुंदर थी। ये लियोरा की सुंदर दरांती तकनीक की तरह नहीं था। ज़ेफिर का वार ज्यादा क्रूर था। उसने अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से समझा और उन पर नियंत्रण रखा और दरांती से सबसे प्रभावी और घातक तरीके से वार किया। उसके शत्रु उसकी दरांती से 2 टुकड़ों में फट गए, मानो वे उसमें खींचे जा रहे हों। 6। अब बस कुछ ही डाकू बचे थे। जिस सेना पर मैंने इस लड़ाई को जीतने के लिए भरोसा किया था और जिस पर मैंने निवेश किया था, वह आसानी से हार गई। यहाँ तक कि जो अतिरिक्त बल पहुंचे थे वे भी ज़ेफिर की दरांती से आसानी से मारे गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस उसे घुमा रहा था, लेकिन हर वार के साथ आसानी से जाने चली गईं। और वह दावा कर रहा है कि वह कोई हुनर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यदि लियोरा की दरांती तकनीक मृत्यु फैलाती है तो ज़ेफिर की तकनीक क्रूर अंतिम मृत्यु है। मृत्यु आत्मा का स्वामी स्वयं मृत्यु थी। 7। खत्म हो गया। ज़ेफिर को कोई नहीं रोक सका क्योंकि वह इत्मीनान से आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अशुभ अंधकार में लिपटी हुई उस सुंदर भयावह आकृति ने मेरी ओर धीरे से देखा, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाना जारी रखूं। मैं बस नीचे झुक गया और ज़मीन को घूरता रहा, लेकिन मैं ज़ेफिर की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। उससे नज़रें हटाना भी खतरनाक लग रहा था, इसलिए मुझे उसके साथ शामिल नहीं होना चाहिए। अंततः मुझे वह भय समझ में आ गया जो उन लोगों ने महसूस किया था जो कभी छापे के दौरान भय से जम गए थे। डार्क स्पिरिट मिलिंग। वह एक अत्यंत टिकाऊ दीवार थी। ये किसी सामान्य अभिव्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली अभिव्यक्ति कौशल रहा होगा। शायद यही ज़ेफ़ाया का तुरुप का पत्ता था, उसका अनोखा कौशल। यह उचित नहीं है। ज़ेफिर की असली पहचान संभवतः असली अमा ने रोकी थी। उसके पास सब कुछ था। हुनर, दौलत, करिश्मा, खूबसूरती, वो सब कुछ जिसकी लोग चाहत रखते हैं, उसके पास था। फिर भी वो अपने दोस्तों के लिए ये सब लुटाने का दावा करता था। ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ मैं हारना नहीं चाहता, इस खेल में भी नहीं। स्टॉक, हम उसे मार डालेंगे। उस बदमाश को भूल जाओ। अब हम उस घमंडी स्टॉक को मार गिराएंगे। जब स्टॉक ज़ेफिर अंधकार पैदा करने से मुक्त होने ही वाला था, तब मैंने सोचा कि आखिरकार वापस हमला करने का समय आ गया है। मैच पहले ही तय हो चुका था। उफ, गाह। स्टॉक दर्द से कराह रहा था, जमीन पर पड़ा था। ज़ेफिर का पैर उसकी गर्दन पर टिका हुआ था, मानो किसी भी पल उसे कुचल दे। वे भयावह रूप से सुंदर आंखें स्टॉक की ओर ऐसे देख रही थी मानो वह एक कीड़े से अधिक कुछ नहीं हो। आपने लियोरा पर जो अनोखा कौशल डाला था, क्या वह आपकी मृत्यु के बाद गायब हो जाता है? उफ, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। कुछ करो प्लीज, ग्रिम रीपर। स्टॉक कमजोर है, बिल्कुल मेरी तरह। हकीकत में मेरा सीना गुस्से से जल रहा है। दुनिया इतनी नाइंसाफी क्यों करती है? जिनके पास सब कुछ है वो और पाते रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और आखिर में हाथ कुछ नहीं आता। ऐसे जीवन में अंततः मुझे वह मिल गया। बस एक बात, मुझे और स्टॉक को सिस्टम ने एक शक्ति दी है, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया में अपनी जगह बना सके। मेरा अनोखा कौशल जो मुझे किसी भी आघात को फिर से जीने के लिए मजबूर करता है। स्टॉक का अनोखा कौशल ये दर्शाता है कि वह क्या सोच रहा है। दोनों अपने आप में बेकार हैं, अर्थहीन हैं, लेकिन यही कारण है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। कृपया रुकें, मैं अब किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अचंभित होकर बुदबुदाता हूं, लेकिन मेरी दलील एक पृष्ठभूमि पात्र के शब्द नायक तक नहीं पहुंचेंगे। वह बेहद खूबसूरत हम जैसे मूर्खों से कहता है, मैं उसे मार डालूंगा किसी भी तरह। और रही बात तुम्हारी युवती बदकिस्मती, तुम हार गई। रुको, अमा ने रोकी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अप्रिय है, मुझे मेरे असली नाम से मत बुलाओ।
मुझे पता है आप कौन हैं। अमा ने रोकी ने सिर हिलाया, उनकी नज़रें बिल्कुल उदासीन लग रही थीं। मुझे लगा कि तुमने ऐसा किया होगा। मुझे पता है, मुझे सब पता है। अगर तुम उसे मार दोगे, अगर तुम स्टॉक को मार दोगे, तो मैं असल ज़िंदगी में तुम्हारा शिकार कर लूँगा। ये कोई धोखा नहीं है। स्टॉक के बिना मेरा अनोखा हुनर बेकार है। अगर वह मर गया तो मैं अपनी बेमतलब ज़िंदगी में वापस धकेल दी जाऊंगी। मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगी। मैं असली दुनिया में तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम समझती हो कि कुछ भी न खोने का क्या मतलब होता है? एम्पायर पर एक्सक्लूसिव कहानियां पाएं। जैसा आप चाहें वैसा स्वतंत्र महसूस करें। स्टॉक की गर्दन कुचल दी गई। ऐसे ही मैंने बेचैनी से पुनरुत्थान की औषधि इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अमा ने लोकी ने मेरी आत्मा को मेरी प्रतिक्रिया से पहले ही जकड़ लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब हिला भी। उसका सुंदर चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास था, इतना करीब कि वह मुझे चूम सके, और वह मुझे देख रहा था। वे खाली फिर भी खूबसूरत आंखें मुझे गहराई से घूर रही थीं। तुम्हारा खेलने का तरीका बुरा नहीं है। असल में मुझे ये नापसंद भी नहीं है। कई लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे वह खेल को इतनी गंभीरता से ले रही है। असल जिंदगी में किसी को इसके लिए धमका रही है। लेकिन अगर आप इसमें इतने निवेशित हैं तो यह कोई झूठ नहीं है। आप वास्तविकता का त्याग कर रहे हैं, वास्तविकता को खेल में घसीट रहे हैं। हताशा ही सच्चाई है, और मैं आपकी दुर्भावना को स्वीकार करता हूँ। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मुझे डर लग रहा है। अमा ने रोकी की आंखें मुझे डराती हैं। मैं सचमुच उसे वास्तविक दुनिया में मार डालना चाहता हूँ, और वह ये बात समझता है। वह जानता है कि मैं उसके पीछे आऊँगा, और वह इसे स्वीकार करता है। वह मुझे समझा रहा है। वह भी एक ऐसा इंसान है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये संभवतः सिस्टम के प्रभाव के कारण भी है। अमा ने लोकी से निकलने वाली आभा किसी देवता जैसी है, नहीं बल्कि किसी दुष्ट देवता जैसी जो द्वेष की अनुमति देता है। उसकी उपस्थिति से मेरे अंदर से हरन दौड़ जाती है। अमा ने रोकी, या यूं कहें कि ज़ैफिर बोलती है। मुझे स्नेह से पेश आना अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे नकारूं। लेकिन तुम्हारी दुर्भावना को समझना आसान है। यह ऐसी चीज़ है जिसे मैं बिना किसी अपराध बोध के कुचल सकती हूँ, नकार सकती हूँ और नष्ट कर सकती हूँ। सबसे स्पष्ट, सबसे सरल, सबसे सुविधाजनक, कितना सुखद रिश्ता। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने लियोरा को रुला दिया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? इस पाप की सज़ा मौत है। उसने खांसते हुए अपना गला साफ किया। अब केवल 17 सेकंड बचे हैं। तुम्हारी सज़ा का समय आ गया है। उसने मुझे अपनी पकड़ से कुचलते हुए उठाया और एसिड मेथड की ओर बढ़ा, जो उस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा था। उसने अपने बाएं हाथ से गिरे हुए एसिड मेथड को उठाया और दाएं हाथ से मुझे थामे रखा। ज़ैफिर मुस्कुराया। आत्माओं को कोई क्षति नहीं होती, लेकिन फिर भी आप दर्द महसूस कर सकते हैं, है ना? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हम दोनों को हवा में घुमाया गया, ऐसी गति से जो हकीकत में असंभव थी। बिना किसी प्रतिक्रिया का मौका दिए हम लगातार हवा में झूलते रहे। एक क्षण में ही मेरा संतुलन बिगड़ गया, और यद्यपि मैं उल्टी करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। आखिरकार रिहा होने से पहले हमें 16 सेकंड तक नर्क की यातना झेलनी पड़ी। लेकिन तब तक हम में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मैं उल्टी करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। दुनिया घूम रही थी। मैं सीधे आगे देख रहा था, फिर भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। दुनिया टूट रही थी। एक बिखरी हुई दुनिया। गुफा के अंदर एक छोटी सी दुनिया। क्षणभंगुर खुशी, दूसरों को रौंदने का आनंद। जो कुछ बचा था वह एक अंधेरी गुफा, खून, मांस और अंगों की विचित्रता थी। तो फिर ऊपर से एक मधुर आवाज़ आई, मैं तुम्हें वास्तविक जीवन में देखूंगा। मैं बेहोश हो गया और मुझे जबरदस्ती लॉग आउट कर दिया गया। उस दिन स्टॉक और मेरे ड्रॉप आउट गिल्ड का अस्तित्व मिट गया। स्टॉक पूरी तरह से खो गया था। थोड़ी देर बाद लियोरा अचानक उठ खड़ी हुई और बहुत तेजी से अपना सिर घुमाने लगी। शायद वो मुझे ढूंढ रही थी। अभिव्यक्ति का प्रभाव पहले ही खत्म हो चुका था। इसका मतलब था कि मुझे बिना किसी शक के ढूंढा जा सकता था। अपनी तेज फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए लियोरा पलक झपकते ही मेरी ओर दौड़ पड़ी। हे भगवान, कृपया मुझे मत छोड़ो, कृपया। कुछ ही पल पहले ये गुफा युद्ध का मैदान बनी हुई थी, लेकिन लियोरा के लिए तो वह भी मामूली बात लग रही थी। अब कोई खतरा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही सबको खत्म कर दिया था। मृत पुरुषों के ढेर के बीच, पृष्ठभूमि में सदमे में जमी नग्न महिलाओं के बीच, लियोरा मुझसे चिपकी हुई थी और बेकाबू होकर रो रही थी। इस क्षण में वह अपनी उम्र की एक साधारण युवती लग रही थी। लियोरा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा एकमात्र ईश्वर हूँ। ईश्वर। लियोरा बार बार सिर हिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्टॉक के अनोखे हुनर काफ़ी क्रूर थे। उसकी शक्ति ने शायद उसे दृश्यों के जरिए अपने आघात को दोबारा जीने पर मजबूर किया होगा, और उसे ऐसे दृश्य बहुत बार देखने को मिले हैं। इस कौशल से मतिभ्रम या मानसिक क्षति नहीं होती थी, बल्कि स्मृतियों और विचारों को ऐसे दिखाया जाता था जैसे वे वास्तविक हों। यह एक ऐसा हमला है जिससे बचाव करना आसान नहीं है, लेकिन मूल रूप से इसे आक्रमण कौशल के रूप में भी नहीं बनाया गया था। इससे फिलहाल स्थिति सुलझ गई। हालांकि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं जारी रहने की संभावना है, क्योंकि मैं खिलाड़ियों को नहीं मार सकता था। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अनुभव से गंदे खिलाड़ियों को लियोरा को अपना दुश्मन बनाने की मूर्खता सीखनी चाहिए थी। अगर वे फिर भी उसे निशाना बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें फिर से मार डालूंगा। बार बार मैं अपने दुश्मनों को मारूंगा, अपना स्तर बढ़ाऊंगा और उनके संसाधन छीन लूंगा। MMOs बस ऐसे ही होते हैं। तो अब लियोरा, क्या मैं सफाई का काम तुम पर छोड़ सकता हूँ? भगवान, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, देखिए, मैंने मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह।
मैं भी इसे देखना चाहता था। इसकी कई कमियों के कारण मैं अभी तक इस कौशल का परीक्षण भी नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे चरित्र अनुकूलन के लिए समय नहीं मिला था। सामान्यतः पहली बार मैनिफेस्टेशन का उपयोग करने के बाद व्यक्ति अपना भौतिक शरीर बना सकता है, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था कि मुझे वह हिस्सा छोड़ना पड़ा। आखिरकार मुझे अपनी पहचान बतानी पड़ी और मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिलीं। मैं मौत की धमकियों का आदी हो चुका हूं और इनमें से कुछ तो मुझे अंजाम भी दे चुकी हूं। अपने सक्रिय वर्षों के दौरान शोध के सिलसिले में जिन देशों में मैं गया वहां कई बार मेरा अपहरण भी हुआ। आखिरकार मैं अमीर तो था ही, हालांकि मैंने अपनी सारी दौलत कृतियों के निर्माण और विनाश में खर्च कर दी, इसलिए अब मेरी बचत औसत ही है। मैंने तो सिर्फ एक पेंटिंग टांगने के लिए एक पहाड़ भी खरीद लिया है और उस पर बड़े बड़े निर्माण भी करवा लिए हैं। इसलिए जब मैं काम पर होता हूं तो पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है। खैर, कमियां बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, लियोरा। समुराई कुछ हद तक तुम्हारी मदद कर सकती है, इसलिए बेझिझक उस पर भरोसा करो। ठीक है। लगता है लियोरा को अभी भी समुराई की आदत नहीं है। हालांकि समुराई लोगों को ध्यान से देखती है। मेरे प्रशिक्षण के आधार पर वह सामाजिक मेलजोल में लियोरा से बेहतर हो सकती है। और शहर में रूरों का इस्तेमाल मत करना। मैं कुछ देर में वापस नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। और ठीक है, मैं अगली बार बेहतर करूँगा। लगता है मैचअप आपके लिए अच्छा नहीं था, इसे ज़्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है फिर। लियोरा मुझे जाने देने के लिए अनिच्छुक लग रही थी, लेकिन मैंने लॉग आउट कर लिया। ओह, ये बहुत दर्दनाक है। वास्तविकता में लौटकर मैंने अंततः वह चीख बाहर निकाल दी जिसे मैं रोके हुए था। मेरे पूरे शरीर में एक गहरा अकथनीय दर्द दौड़ गया। यह मेरी मांसपेशियों या अंगों का दर्द नहीं था, बल्कि कुछ और ही अमूर्त था, मानो मेरी आत्मा ही तड़प रही हो। यह एक नए तरह का दर्द था, एक अनजाना दर्द। ये वही बात है जिसके बारे में लोगों के भीतर आत्मा की पीड़ा की अफवाहों में बात कर रहे हैं। क्या यह उनकी अजीब तकनीक का कोई दुष्प्रभाव है? ये बहुत दर्दनाक है। फुल डाइव VR अभी भी एक बिल्कुल नई तकनीक है। लोगों ने संभावित शारीरिक दुष्प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। मेरे मामले में शायद मैनिफेस्टेशन के प्रयोग से मेरा मस्तिष्क भ्रमित हो गया, जो शारीरिक क्षमताओं को अत्यधिक स्तर तक बढ़ा देता है। मैंने सहज ही अपने दांत भींच लिए, लेकिन तुरंत ही खुद को रोक लिया। दांतों की देखभाल में इतनी मेहनत करने के बाद अगर मेरे दांत टूट जाते तो बहुत बुरा होता। इसके बजाय मैंने दर्द से ध्यान हटाने के लिए अपनी जान पकड़ ली और मेरी उंगलियों की हड्डियां टूट गईं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। घग। मैं लगातार चिल्लाता रहा और बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले के कुछ क्षणों में मैंने किसी के द्वारा मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज़ सुनी। अर्जुन। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। रहस्यमयी दर्द अब भी मेरे शरीर में बना हुआ था। मैं छटपटाना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास कौन बैठा है तो मैंने खुद को रोक लिया। वह मेरा पड़ोसी था। ये सबसे बुरी स्थिति थी। मैंने शायद अपने पड़ोसी को परेशान कर दिया था। मेरी चीखें पतली दीवारों के पार गूंज उठी होंगी और चिंता के मारे उन्होंने मदद के लिए पुकारा होगा। मुझे ये स्वीकार करने में घृणा हो रही है, लेकिन उन पतली दीवारों ने संभवतः मेरी जान बचाई। अर्जुन भाई, आप ठीक तो हैं? हाँ, एम्बुलेंस बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है। तुम्हें अपने साथ रोकने के लिए मुझे माफ़ करना। मैं आगे से सब संभाल लूंगा। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ करना। नहीं, मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हें परेशान करता रहता हूँ, इसलिए कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सच है। म्याऊं। मेरा पड़ोसी खड़ा हुआ और बार बार झुककर प्रणाम करने लगा। मेरे बिस्तर के पास वाली मेज़ पर मैंने देखा कि मेरा स्मार्टफोन रखा हुआ था। मेरे इस पड़ोसी ने तो हैरानी की बात है कि वे बहुत विचारशील हैं। माफ़ कीजिए, मुझे एक फ़ोन करना है। हाँ ठीक है। मैंने अपने एक परिचित को फ़ोन करने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया। बस एक बॉडीगार्ड टाइप का आदमी। जब से मेरी उंगली में चोट लगी है, उस खिलाड़ी से खतरा बढ़ गया है जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। ये तो बस एक एहतियात थी। जब मैंने बात खत्म की तो मेरे पड़ोसी ने अपने बैग से एक चाकू निकाला। ओह, क्या वे मुझ पर हमला करने वाले थे? जैसे ही मैं ये सोच रहा था, मेरे पड़ोसी ने भी एक सेब निकाला। उन्होंने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्या आप कुछ चाहेंगे? आप बहुत हकला रहे हैं। मैं भी कुछ ले लूंगा, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शायद इसलिए कि वो अक्सर मुझ पर भरोसा करती थी, अब वो एहसान चुकाना चाहती थी। वैसे तो मैं मना कर देता, लेकिन मैं उन्हें मना करने की स्थिति में नहीं था। यह एक मजबूर सेब था। ऐसा नहीं है कि मुझे सेब या कुछ भी नापसंद है। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए छील दूंगा। पहली बार चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अस्पताल के पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। मेरी उंगली पहले ही टूट चुकी थी और अब इस आत्मिक पीड़ा के साथ मेरे पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं था। जिस सेब को उसने छीला था, उसकी हालत बहुत खराब थी। वह पिंग पोंग बॉल जितना छोटा हो गया था। हे, मेरे पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, यह एक खरगोश है। नहीं, वह खरगोश नहीं है। आपके काम का शीर्षक है गरीब सेब। स्वाद सामान्य था। मैंने एहतियात के तौर पर पूरी तरह से मेडिकल जांच कराई। कोई समस्या नहीं दिखी, कम से कम आधुनिक चिकित्सा मानकों के हिसाब से तो नहीं। हालांकि VRMMOS थोड़ा डरावना लगने लगा है, लेकिन मैं भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। जो मायने रखता है वह अब है। मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं कि मेरे भविष्य का क्या होगा। यह उसकी जिम्मेदारी है। एकमात्र समस्या मेरी टूटी हुई उंगली थी। चूंकि मेरी सर्जरी हो चुकी है, इसलिए यह पुनः पूरी तरह कार्यात्मक हो जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर काफ़ी तनाव में लग रहे थे। मेरी प्रतिष्ठा को देखते हुए दुनिया भर में मेरी उंगलियों पर काफ़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं कि उनके साथ क्या होता है। मैंने कुछ दिन अस्पताल में बिताए।
मुझे मिली जान से मारने की धमकी के कारण पुलिस ने मेरे लिए सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। जाहिर है अधिकारी फो के भीतर आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए पुलिस भी अपराधी का पता नहीं लगा पा रही है। मैंने सुरक्षा के लिए एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त किया है, इसलिए जब तक खतरा किसी पेशेवर हत्यारे से न हो मैं सुरक्षित रहूंगा। अगर मैं मारा भी गया तो भी जाने दो। मेरा पड़ोसी रोज मुझसे मिलने आता था, जो थोड़ा चिंताजनक था। उम्मीद है कि इससे कोई विवाद ना हो। मुझे जनता की राय की परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरा पड़ोसी भी फो खेलता है। उन्होंने ये भी बताया कि मंचों पर क्या चर्चा हो रही थी। जाहिर है मेरी पहचान उजागर हो गई थी और यह एक गर्म विषय बन गया था। ये सबसे बुरी बात है। मुझे पहले से ही लोग परेशान करते हैं और अब और भी लोग मुझसे बात करने लगेंगे। 2 सप्ताह तक ऐसे ही दिन बिताने के बाद मैं अंततः घर लौट आया। उस दौरान लियोरा के लगातार संदेशों ने मुझे लगभग तोड़ ही दिया था। मुझे नोटिफिकेशन म्यूट करने पड़े, लेकिन फिर भी मैं हर घंटे कम से कम एक बार जवाब जरूर देता था। मैंने सोते समय भी उत्तर देने का समय निर्धारित कर रखा था। किसी वजह से लियोरा ने ध्यान दिया, लेकिन बात अलग है। घर लौटकर मैंने अपने पड़ोसी को धन्यवाद दिया और तुरंत फैंटम हीरो ऑनलाइन में वापस लॉग इन कर लिया। दूसरी दुनिया की परिचित हवा। साम्राज्य पर कहानियां खोजें। लियोरा, जो अपनी दरांती घुमा रही थी, तुरंत ठिठक गई। वह जल्दी से मुड़ी और मेरी ओर दौड़ी। भगवान भगवान भगवान, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ लियोरा। लियोरा ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरे अनुपस्थित रहने के 2 हफ्तों में वह काफ़ी मजबूत हो गई थी। मैं अपने स्मार्टफोन के जरिए उस पर नज़र रख रहा था। मैनिफेस्टेशन के दुष्प्रभावों के कारण मेरा स्तर 5 से गिर गया था। जब मैं अस्पताल में भर्ती था तब ऐसा लगता है कि दूसरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी। इस बार यह आयोजन उत्पादन संबंधी नौकरियों पर केंद्रित प्रतीत होता है। सुगो की एक खासियत यह है कि हर किरदार के लिए कम से कम एक प्रोडक्शन जॉब जरूरी है, इसलिए यह इवेंट संभवतः सभी खिलाड़ियों के लिए है। वैसे द वर्ल्ड में भी पहला आयोजन उत्पादन नौकरियों के उद्देश्य से ही किया गया था। इवेंट नोटिस में कुछ इस तरह लिखा था, हमें प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित करने वाले खिलाड़ियों से बहुत सारी शिकायतें मिली, लेकिन चिंता न करें। हमने सुनिश्चित किया है कि सामग्री गायब न हो और आप उसे घर वापस ला सकें। हम आप सभी से प्यार करते हैं, इसलिए हमने ये सेवा देने का फैसला किया है। जाहिर है ये कानूनी था। प्रोडक्शन जॉब वाले कुछ खिलाड़ी युद्ध से बचते थे और सिर्फ क्राफ्टिंग पर ध्यान केंद्रित करते थे। उस समय इसे विघटनकारी खेल माना जाता था और उन खिलाड़ियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाती थी। ऐसा लगता है कि सुगो का प्रबंधन विभिन्न खेल शैलियों को सहन करता है। फिर भी मेरा इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये नामुमकिन है। चूंकि मेरा किरदार युद्ध के लिए बना है, इसलिए मैं अचानक उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों में महारत हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरा कौशल सेटअप मुख्य रूप से युद्ध की ओर उन्मुख है। हालांकि लियोरा और समुराई दोनों प्रेरित हैं। वे विश्ववृक्ष की देखभाल पूरी लगन से कर रहे हैं। खासतौर पर समुराई विश्ववृक्ष की सामग्री का इस्तेमाल करके बार बार लकड़ी का काम करते रहे हैं। इस समय वे दोनों विश्ववृक्ष के निकट हमारे बेस पर अपने उत्पादन कौशल पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस आयोजन के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है ना? ये थोड़ा अजीब लगता है। एक विशाल स्कूल आइलैंड तैयार किया गया है और हमें प्रदर्शनियां लगाने के लिए कक्षाओं में बांट दिया गया है। एक स्टेज परफॉर्मेंस कैटेगरी भी है और ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। लियोरा शायद बागवानी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने कागुरा कौशल से मंच पर पहुंचकर बेहतर प्रदर्शन करेगी। वह किसी मेड कैफे में नौकरानी बनने पर भी विचार कर सकती है। उत्पादन कौशल की बढ़ती संख्या को देखते हुए आइए हम अपनी स्थिति पर नए सिरे से विचार करें। नाम ज़ैफिर, लिंग पुरुष, स्तर 60, जाति डार्क स्पिरिट, जादू डार्क मैजिक 68, उत्पादन कीमिया 71, कौशल पुनर्जनन 67, मूल्यांकन 26, डार्क 70 बनाएं, डार्क ऑरा 51, शत्रु प्रतिरोध में कमी, आइटम बॉक्स 28, प्रतिकूलता वृद्धि, घातक प्रहार से बचाव, चपलता वृद्धि 47, असाइन न किए गए कौशल। आंकड़े, हमला 295, जादुई हमला 295, स्थायित्व 295, चपलता 295, भाग्य 295, शीर्षक धोखेबाज परमेश्वर की आवाज, अद्वितीय कौशल कामुई प्रकटीकरण। नाम लियोरा, लिंग महिला, स्तर 68, जाति उच्च मानव, आयु प्रेरित, जादू फ्लैश मैजिक 57, लाइट मैजिक 71, उत्पादन बागवानी 70, कौशल अकेलेपन का प्रतिरोध 85, दरांती तकनीक 75, सम्मन 52, कागुरा 67, मंत्र विस्तार 55, चांदनी सायत तकनीक 55, एंजल्स फैक्टर 41, निडर। आंकड़े, हमला 190, जादुई हमला 529, स्थायित्व 367, चपलता 517, भाग्य 472, शीर्षक वह जो मौत फैलाता है, अद्वितीय कौशल किलिंग ब्लेड। हम काफ़ी मजबूत हो गए हैं। लियोरा ने इस दुनिया में मेरे बिना 1 महीने से ज़्यादा समय बिताया है। ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी प्रशिक्षण लिया है और उसने वो स्तर वापस पा लिए हैं जो उसने मेरे कामुई मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल करने पर खो दिए थे। लियोरा का अकेलापन प्रतिरोध काफ़ी बढ़ गया है। उसने एक नई उपाधि भी हासिल कर ली है। चोरों के उस गिरोह का सफाया करने के बाद उसे मौत फैलाने वाली की उपाधि मिली। इस शीर्षक का प्रभाव है सभी जीवित प्राणियों के विरुद्ध बोनस क्षति प्रदान करना। यह एक बहुत व्यापक कौशल है। उसका पिछला शीर्षक ग्रेट सिन पेरेंट्सलेयर उसे अपने से बड़े लोगों के खिलाफ अतिरिक्त क्षति प्रदान करता था। इस प्रकार उसके नए शीर्षक की सीमा बहुत व्यापक है। हालांकि यह मरे हुए लोगों के खिलाफ काम नहीं करता है, लेकिन चूंकि लियोरा में प्रकाश गुण है, वह मरे हुओं के विरुद्ध पहले से ही प्रभावी है।
गेहेना से दोबारा लड़ने से पहले हम उसका नाम जरूर बदल देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि युद्ध के दौरान शीर्षक नहीं बदले जा सकते। मुझे मृत्यु का अग्रदूत की उपाधि भी मिली। हालांकि मुझे मूल्यांकन निषेध अधिक उपयोगी लगता है, इसलिए मैं अपना शीर्षक नहीं बदलूंगा। वैसे लियोरा, मैंने देखा है कि आपने अभी तक बरसिक कौशल का उपयोग नहीं किया है। क्या यह एक शक्तिशाली कौशल है? यह एक तुरुप का पत्ता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। लियोरा का नया कौशल बरसिक एक टॉगल प्रकार का कौशल है। खेलों में इसे आप टॉगल क्षमता कहते हैं। ये लियोरा एंजल्स फैक्टर जैसी ही है। ये बेसिक एक कठिन कौशल के रूप में जाना जाता है। हमारे सभी कौशल ऐसे ही प्रतीत होते हैं। उपयोगकर्ता को भारी आंकड़ों में वृद्धि के बदले में अपनी तर्कसंगतता खोनी पड़ती है। इसके साथ ही वे कला का उपयोग करने की क्षमता भी खो देते हैं तथा उन्हें होने वाली क्षति दोगुनी हो जाती है। हालांकि बदले में उपयोगकर्ता को अक्षमता से प्रतिरक्षा, मानसिक हमलों से प्रतिरक्षा और महत्वपूर्ण स्टेट बूस्ट प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य डाकुओं के बीच लड़ाई की स्थिति से निपटना था, जहां लियोरा गतिहीन हो गई थी और लड़ नहीं पा रही थी। विचित्र बात यह है कि यह कौशल लियोरा के लिए काफी उपयुक्त है। स्वर्गीय चक्र कलाओं के साथ, जो लियोरा के एचपी को दोगुना कर देती हैं, दोगुना नुकसान सामान्य नुकसान से अलग नहीं होगा। साथ ही दरांती कौशल ब्लेड पहले से ही लागू होता है, इसलिए प्रभाव जारी रहता है। हालांकि ब्लेड बदलने में असमर्थता एक नकारात्मक पहलू है। पुनर्जनन कौशल भी सक्रिय रहते हैं। मेरा पुनर्जनन ठीक काम करता है और चूंकि मैं उपयोग करता हूं, एमपी के बदले में तेजी से एचपी रिकवरी अभी भी संभव है। सवाल यह है कि कितनी तर्कसंगतता खो जाएगी। चलो इसका परीक्षण करते हैं। लियोरा, अभी विश्व वृक्ष से दूर रहो। मैंने वीडियो में जो देखा है उसके अनुसार ये बरसिक एक विनाशकारी कौशल है। यूजर्स बस बेकाबू होकर हंगामा करते हैं। उनकी तुलना में रोवरो भी एक शांत सज्जन व्यक्ति लग रहे थे, लेकिन चूंकि इसके कई फायदे हैं, इसलिए यह आखिरी उपाय के तौर पर एकदम सही है। जिन खिलाड़ियों के पास ये कौशल होता है, वे आमतौर पर इसे आत्मविनाश की चाल की तरह मानते हैं। ऐसा लगता है कि इनमें से अधिकांश इसका उपयोग करने के बाद अपना चरित्र खो देते हैं। काफी दूर जाने के बाद मैंने लियोरा को आदेश दिया, पागल होने की कोशिश करो। हम ठीक है बेसिक उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैंने लियोरा को ध्यान से देखा। मैं डरा हुआ भी था और उत्सुक भी कि देखूं कि प्यारी सी लियोरा कैसे धमाल मचाएगी। मैं 2 मिनट तक उसे देखता रहा, लेकिन लियोरा, बरसिक कैसा चल रहा है? मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी आप सामान्य रूप से बोल रहे हैं। कोई हिंसक इच्छा? लियोरा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। वह सामान्य से कुछ अलग नहीं लग रही थी। आमतौर पर उपयोगकर्ता अपनी समझदारी खो देता है। उसके चारों ओर घूमते हुए मैंने उसे हर कोण से जांचा। 360 डिग्री से देखने पर वो बिल्कुल एक खूबसूरत बच्ची लग रही थी। प्यारी तो थी, लेकिन उसमें समझदारी खोने का कोई निशान नहीं दिख रहा था। लियोरा ने अपना सिर झुकाया। वह हैरान दिख रही थी। लियोरा, क्या तुम्हें कोई अनियंत्रित भावना महसूस हो रही है? मैं भगवान को गले लगाना चाहता हूँ। क्या आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? मुझे पूरा यकीन नहीं था, पर मैं लियोरा के सीने के पास गया। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया, पर यह उसका सामान्य व्यवहार ही लग रहा था। क्या मैंने गलती से समान नाम वाला कौशल हासिल कर लिया? परीक्षण के लिए मैंने उसे पास के एक पेड़ पर नंगे हाथों से मुक्का मारने को कहा और उसने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पता चला कि लियोरा लगातार मां की स्थिति में रही है। मैं अभी के लिए कौशल पागलपन को बंद कर दूंगा। आखिरकार कला का उपयोग न कर पाना एक नुकसान है। यह कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसे आप लगातार अपनाकर शक्तिशाली बने रह सकें। वैसे स्लॉटर ब्लेड एक कौशल है, इसलिए पागलपन के सक्रिय रहने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हथियार कौशल के लिए भी यही बात लागू होती है। केवल आलसी सक्रिय होने पर अनुपयोगी होता है। लियोरा लगातार कमजोर होती जा रही है। आमतौर पर एक रीजन टैंक होने के बावजूद वह एक अति आक्रामक हमलावर में बदल सकती है। काफी प्रभावशाली। एम्पायर के विशेष रोमांच का आनंद लें। मुझे इससे नफरत होगी अगर दुश्मन उसका इस्तेमाल करे, लेकिन चूंकि वह मेरी तरफ है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में हम सांस्कृतिक महोत्सव द्वीप पर हैं। आयोजन की तैयारी के दौरान हम यहाँ आराम से घूम सकते हैं। ये द्वीप काफी बड़ा है, लगभग एक छोटे कस्बे के आकार का। यहाँ कई सभा हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है। हम अश्वेत वर्ग में हैं, है ना? लगता है हम अन्य वर्गों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। दुश्मन को हराओ, ये भी एक विकल्प है। ऐसा लगता है कि हम अन्य वर्गों पर आक्रमण कर सकते हैं। अगर हम पर पलटवार हुआ और हम हार गए, तो हम प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन यह आश्वस्त करने वाली बात है कि हम केवल एक बार ही हार सकते हैं। हमें आयोजन के दौरान दुश्मन के हमलों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। समुराई हमेशा सतर्क रहती है, लेकिन उसका साउंड वेव कौशल अभी भी विकास के चरण में है। मैं रूरो को दुश्मन के अड्डे पर बुलाकर उन्हें अंतहीन परेशान कर सकता हूँ, लेकिन मनमुटाव बाद में हो सकता है। जीतने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इस इवेंट में व्यक्तिगत रैंकिंग और क्लास रैंकिंग हैं। मैं अपने कौशल सेटअप के कारण पहले वाले में नहीं जीत सकता और दूसरे वाले में मैं अपने दम पर बहुत कुछ नहीं कर सकता। लियोरा और मैं प्रदर्शनियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं कीमिया आइटम और मूर्तिकला श्रेणियों में भाग लूंगा। दूसरी श्रेणी में मुझे पहला स्थान मिलना तय है। हम चित्रकला और संगीत को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यह अतिशयोक्ति होगी। लियोरा अपने बागवानी कौशल से सांस्कृतिक उत्सव द्वीप पर फूलों की क्यारी बनाने जा रही हैं। इसे भी एक प्रदर्शनी माना जाएगा और यह निश्चित रूप से द्वीप को रोशन करेगा। बागवानी में व्यस्त लियोरा एक शर्मीली मुस्कान के साथ पीछे मुड़ती है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भगवान को फूल चढ़ाऊंगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ।
हाँ, उत्साहित होकर लियोरा अपने बगीचे की ओर मुड़ती है। सारी सामग्री दुर्लभ, कड़ी मेहनत से उगाए गए बीज हैं। ये देखने में अच्छे और उपयोगी भी होंगे। लगता है समुराई भी कुछ बना रही है। अपनी हमेशा की तरह तिरछी नज़रों के साथ भी वह लकड़ी पर घिसाई करते हुए काफ़ी खुश लग रही है। दूसरी ओर रूरो सिर्फ चीज़ों को नष्ट कर सकता है, इसलिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम ब्लैक ग्रुप की कक्षा से बाहर निकलते हैं, जो हमारा गंतव्य स्थान है। लियोरा अपने बागवानी हुनर से फूलों की क्यारी पर काम करती रहती है और मैं अपनी मूर्ति बनाना शुरू करता हूँ। सामग्री अज्ञात है और मुझे नहीं पता कि नक्काशी करने में कैसा लगता है, इसलिए मैं लगभग 5 लाख यान की कीमत वाली मूर्ति से ही काम चला लूंगा। नहीं रुको, मेरी बुरी आदतें दिखने लगी हैं। साम्राज्य के नए अध्यायों का आनंद लें। मैंने पहले भी अच्छा पैसा कमाया है, हालांकि मैंने ये सब काम से जुड़े खर्चों में गंवा दिया। पीछे मुड़कर देखें तो यह एक मूर्खतापूर्ण पैटर्न था। जैसा कि कहावत है, एक कुशल बढ़ई भी गलतियां कर सकता है, लेकिन यही गलतियां औजारों, सामग्रियों, वातावरण और विषयों को समझौता न करने लायक बनाती हैं। खैर, इसकी तो बात ही छोड़िए। मैं रहस्यमय सामग्री पर नक्काशी करना शुरू करता हूँ। मैं अभी तक अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मुझे यहाँ दिव्य प्रकटीकरण का इस्तेमाल करना चाहिए? लेकिन इस घटना के सीमित उपयोग हैं। 10 की स्तर सीमा और आत्मा पीड़ा डिबफ को देखते हुए मैं शायद इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह पदार्थ किस चीज़ से बना है। मैंने इसे एक चुड़ैल से खरीदा था। मैं एक अनजान पदार्थ के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। काश मैं इसके और भी गुणधर्म इसमें शामिल कर पाता। जैसे ही मैं अपने आइटम बॉक्स से कुछ विस्फोटकों के साथ सामग्री को उड़ाता हूँ, एक छोटी लड़की तीसरी मंजिल की खिड़की से हमें नीचे देखती है। उसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद और आंखें रक्त जैसी लाल हैं। वह एक अद्भुत सुंदरता है। वह संभवतः लियोरा से भी छोटी है, एक सच्ची छोटी लड़की। उसकी खूबसूरती रात के आसमान को चांद की तरह रंग देती है। हालांकि वो अभी बच्ची ही है, फिर भी उसमें एक अजीब सा आकर्षण है। मुझे हल्की ठंडक महसूस हो रही है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, काले आदमी? कौन है वो? मेरी आवाज़ अन्य एनपीसी तक नहीं पहुँचती। लियोरा ने अपना काम रोक दिया और तीसरी मंजिल पर बैठी उस छोटी बच्ची को घूरने लगी। काली वाली कहे जाने से वह भड़क उठी होगी। लियोरा की घूरती निगाहें डरावनी थीं, लेकिन छोटी लड़की को इसकी कोई परवाह नहीं है। वह खिड़की से बाहर झुकती है, उसका चेहरा भावहीन है। अरे तुम, वो काली वाली, तुम आत्मा हो ना? आत्माएं यहाँ के निवासियों के साथ अनुबंध कर सकती है ना? उस बच्चे को मार दो और मेरे साथ अनुबंध कर लो। मैं तुम्हें आधी दुनिया दे दूंगा। ईश्वर कोई आत्मा नहीं है। संसार पहले से ही ईश्वर का है। वह अजीब छोटी लड़की अब मुझसे नफरत करती है। हे, इससे पहले कि सुंदर छोटी लड़की कुछ और कह पाती, एक सुंदर काले बालों वाला युवक अंदर घुस आया। उसने अपनी आंखों पर नीचे की ओर खींची हुई एक छात्र टोपी पहनी हुई थी और उसका पहनावा स्कूल यूनिफॉर्म जैसा था। आजकल असल दुनिया में यह नज़ारा दुर्लभ है, लेकिन किसी फैंटेसी गेम में यह और भी ज्यादा उभर कर आता है। राजकुमारी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस बार हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। चूंकि हमें बुलाया गया है, इसलिए हमें आराम से रहना चाहिए। अगर हम पकड़े गए तो बहुत परेशानी होगी। उन्हें मारना ठीक रहेगा, है ना? मैं भूख से मर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे एक फूड स्टॉल पता है जहाँ बहुत बढ़िया खाना मिलता है। चलो चलें। मुझे कोमल जवान लड़की का मांस चाहिए। वह खतरनाक है। वह तुम्हें मार डालेगी, ठीक वैसे ही जैसे एक बार किसी और को मारा गया था। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम उत्साहित हो क्योंकि तुम्हें जागे हुए सैकड़ों साल हो गए हैं। लेकिन ये मुझ पर छोड़ दो, ठीक है राजकुमारी? और अगर तुम ऐसा करने जा रही हो तो अश्वेत समूह के अलावा किसी और को निशाना बनाओ। छोटी लड़की ने मुंह बनाया, लेकिन वह युवक के पीछे चली गई। एनपीसी की यह कैसी अजीब जोड़ी है। मेरा मूल्यांकन कौशल अवरुद्ध कर दिया गया था। खैर, मेरा कौशल स्तर कम है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपनी उम्र के बावजूद वह जरूर काफ़ी कुशल होगी, या उसके पास कुछ अनोखे कौशल या चीज़ें होंगी। लियोरा की रुचि पहले ही खत्म हो चुकी थी और वह बागवानी में वापस लौट आई थी। मैं भी सामग्रियों को उड़ाने का काम फिर से शुरू करूंगा। एक बार यह हो जाने के बाद मैं उन्हें जमा कर, जलाकर और विभिन्न तरीकों से प्रयोग करके देखूंगा। अब मुझे आश्चर्य है कि यह रहस्यमय खनिज किस प्रकार का रंग प्रकट करेगा। कच्चे माल की क्षमता की खोज, मार्गदर्शन और पोषण करना, यही कला का सार है और यह हमेशा रोमांचकारी होता है। सांस्कृतिक महोत्सव आखिरकार शुरू हो गया है। इस बार यह एक शांत और सुकून भरा आयोजन है जो प्रोडक्शन से जुड़े लोगों पर केंद्रित है। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बांटी गई स्कूल यूनिफॉर्म, जिम के कपड़े और शायद स्कूल स्विमसूट पहनकर घूमने में मजा ले रहे हैं। इन वितरित पोशाकों में त्वचा प्रणाली लागू की गई है। जब इसे नियमित उपकरणों के ऊपर पहना जाता है तो ये केवल दिखावट बदलता है, जबकि मूल उपकरण की क्षमताएं बरकरार रहती हैं। इस उत्सव द्वीप पर विशाल मैदान में एक बड़ा स्कूल है। आप स्कूल के अंदर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। लियोरा ने एक पारंपरिक नाविक की वर्दी पहनी हुई है, जबकि मैंने अपने डार्क स्पिरिट रूप पर एक छात्र टोपी पहन रखी है। लियोरा बहुत प्यारी लग रही है। मैंने कई स्क्रीनशॉट लिए जिसमें उसने मेरे लिए चक्कर लगाया। हालांकि मैं थीम पार्कों में नहीं जाती, लेकिन ऐसे आयोजनों के लिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है ना? ऐसी बातों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो लोग मौज मस्ती करते हैं वे जिंदगी बेहतर तरीके से जीते हैं। हालांकि मैं असल जिंदगी में ऐसी पोशाकें नहीं पहनूंगा। मुझे वह समय याद है जब मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए नौकरानी की पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया गया था। इस अपमान ने मुझे लगभग पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं सहना चाहती। समस्या ये थी कि उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि मुझे आंसू बहाने और गिड़गिड़ाने की आदत है। जब हम स्कूल में घूमते हैं तो हमें प्रत्येक कक्षा द्वारा आयोजित कई कार्यक्रम देखने को मिलते हैं।
यहाँ नौकरानियों का कैफ़े, भूतहा घर और यहाँ तक कि क्लब कबीले प्रदर्शनियाँ भी हैं। लियोरा हर उस खाने पीने की दुकान पर जाती है जो उसे पसंद आती है। बेशक वह सब कुछ नहीं खा सकती और हम अपने अश्वेत गुट के बाहर के समूहों में ज़्यादा योगदान नहीं दे सकते। फिलहाल हमने नौकरानी कैफ़े में जाने का निर्णय लिया। नौकरानियों के वेश में कल्पित बॉनो ने हमारा स्वागत किया। ये काफ़ी कुछ है। यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर आकृतियाँ जो वास्तविक जीवन में कम ही दिखाई देती हैं, अजीबोगरीब सस्ते अति शैलीगत नौकरानी पोशाकें पहने हुए हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ असली नौकरानियाँ मौजूद हैं, आधुनिक जापानी शैली की नौकरानी पोशाकें पहनने का निर्णय बेहद अनुचित लगता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन मिनी स्कर्ट से झांकती उनकी गोरी जांघों की झलक चकाचौंध कर देने वाली है। आपका स्वागत है मेरी महिला। ये रहा मेनू। आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाने का मंत्र मुफ्त है। इसे स्वादिष्ट बनाने का मंत्र। अद्भुत। ये कौन सा कौशल है? यह कोई कौशल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कुछ जानकारी गुप्त ही रहनी चाहिए। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लियोरा ने गलतफहमी में सिर हिलाते हुए कहा। उसने तुरंत मेनू की तरफ देखा और चुपचाप उसे देखती रही। सामान्यतः लियोरा यही कहती थी, मैं सब कुछ ले लूंगी। लेकिन इस बार यह विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें सुझाईं। लियोरा, मेरे बात दोहराओ। ऑमलेट चावल, 100% सेब का रस, स्क्विड विंग्स। ऑमलेट चावल, 100% सेब का रस, स्क्विड विंग्स। समझ गया मेरी महिला। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ठीक है, मैं उत्साहित हूँ। लियोरा ने खुशी से अपना सिर इधर उधर हिलाया। मैं फिलहाल मानो अस्तित्व में ही नहीं हूँ। असल जिंदगी में मैं कुछ हद तक जाना पहचाना हूँ और बहुत से लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनसे निपटना बहुत थका देने वाला है, इसीलिए मैं छिपा हुआ हूँ। सिर्फ लियोरा ही बता सकती है कि मैं अवतार को नियंत्रित कर रहा हूँ या नहीं। कुछ ही देर में ऑमलेट चावल आ गया। यह क्या है? यह एक अंडे का व्यंजन है। आत्माओं ने एक कौशल का उपयोग करके अंडे बुलाए थे और वे बहुत खास हैं। उनकी ताजगी अलग है। अद्भुत। लियोरा ने खुशी से अपना चम्मच उठाया। ऑमलेट राइस निकालने ही वाली थी कि नौकरानी ने केचप की एक बोतल निकाल ली। लियोरा का हाथ रुक गया। अब मैं आपके लिए एक दिल बनाता हूँ। ओइशिकुनारे, क्यों क्यों न्यान। तारांकन, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने का एक मंत्र है। वह आश्चर्यजनक है। लियोरा ने तैयार ऑमलेट चावल खाना शुरू कर दिया। भारतीय गृह डिजाइन 2025, जहां संस्कृति आधुनिक जीवन शैली से मिलती है। RVNL शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता दर के साथ AI विश्लेषण। सच कहूं तो इसका स्वाद शौकिया खाना पकाने जैसा था। जापानी अंडे चाहे कितने भी स्वादिष्ट क्यों न हो, लियोरा ने अव्वल दर्जे के रसोइयों के खाने का स्वाद चखा है। ऐसा लगता है कि यह उतना स्वादिष्ट नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। हालांकि लियोरा ऐसी इंसान है जिसे हर चीज़ स्वादिष्ट लगती है। अपनी खूबसूरती से उसने झटपट ऑमलेट राइस तैयार कर दिया। इसके बाद उसने स्क्विड के छल्ले खाए। ताज़ा तले हुए स्क्विड से करारी आवाज़ आ रही थी। उसे सेब ज़्यादा पसंद आए क्योंकि वे बेहद स्वादिष्ट और अनोखे थे। सेब का जूस भी ऐसा था जो इस काल्पनिक दुनिया में नहीं मिलता। उसने एक ही बार में सारा पानी पी लिया। प्रतीक्षारत दासी बोली, भोजन के साथ चेकी कैसा रहेगा? चेकी? वह क्या है? यह एक तस्वीर है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे आत्माओं ने अपने कौशल का उपयोग करके बुलाया है। एल्फ ने अपनी कमर पर रखे थैले से एक इंस्टेंट कैमरा निकाला। कल्पना की दुनिया पर धीरे धीरे आधुनिक तकनीक का आक्रमण हो रहा था। हालांकि मुझे नहीं लगा था कि लियोरा फोटो लेना चाहेगी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोटो क्या होती है। लियोरा, फ़ोटो एक ऐसी तस्वीर की तरह होती है जो तुरंत बन जाती है। यह आपको वर्तमान दृश्य को संरक्षित रखने की सुविधा देती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये किसी प्रकार का स्मृति परिवर्तन करने वाला जादू है? यह कोई पागलपन भरा जादू नहीं है। मैं फोटोग्राफी में कुछ हद तक ठीक ठाक हूँ। हालांकि मैं खुद चित्र बनाकर भी बेहतर कलाकृतियाँ बना सकता हूँ, फिर भी फोटोग्राफी का अपना ही आकर्षण है। चित्रकारी के विपरीत इसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं के भीतर रचनात्मकता खोजना काफ़ी लाभदायक है। कुछ मायनों में इसमें चित्रकारी से अधिक कलात्मक समझ की आवश्यकता होती है। चलो एक फ़ोटो लेते हैं क्या? हाँ, चलो एक लेते हैं। ठीक है, शांति कहो। नौकरानी योगिनी पास आकर लियोरा के साथ एक सेल्फी लेने लगी। लियोरा के सिर के ऊपर मेरी अपनी आकृति भी मौजूद थी। तत्काल कैमरे ने फ़ोटो तैयार किया। लियोरा, जो आश्चर्यचकित भाव से उसे देख रही थी, ने अंततः फ़ोटो खींच ली और उत्साह से कांपने लगी। भगवान वहाँ हैं, मेरे साथ, मैं और भगवान हैं। हाँ, यही तो फ़ोटो है। एक फ़ोटो मुझे और चाहिए। हालांकि मुझे इसमें इस सेल्फ की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं बाद में आपके लिए एक कैमरा खरीदूंगा। नौकरानी थोड़ी उदास लग रही थी। मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने दिल खोलकर टिप दी। खाना तो कुछ खास नहीं था, लेकिन दाम वाजिब थे। हालांकि यदि वह सुंदर योगिनी वास्तविक जीवन में ग्राहकों की सेवा कर रही होती, तो मुझे यकीन है कि ऐसे लोग होंगे जो 10 गुना अधिक कीमत चुकाएंगे। एक असली एल्फ को भले ही यह सिर्फ एक खेल हो, सस्ते नकली कपड़े पहनाना एक मज़ेदार बात है। संतुष्ट होकर लियोरा ने फ़ोटो को कसकर गले लगाया और गलियारे से नीचे चली गई। लियोरा केंद्र की ओर चला गया। जिन NPC ने उसे पहचान लिया, वे किनारे हट गए, मानो भाग रहे हों। ये नज़ारा आप असल ज़िंदगी में भी अक्सर देखते हैं। लोग मशहूर हस्तियों या सामाजिक पदानुक्रम के उच्च पदस्थ सदस्यों के लिए रास्ता बनाते हैं। खैर, लियोरा के मामले में ये सामाजिक पदानुक्रम का हिस्सा होने के बारे में कम और अभिशाप या कुछ और का हिस्सा होने के बारे में अधिक है। उसे बस टाला जा रहा है। आइए सांस्कृतिक उत्सव का आनंद लेना जारी रखें। लियोरा का अगला पड़ाव ब्लैक क्लास का कक्षा कक्ष था। यह एक विशाल क्षेत्र था जो कक्षा से ज़्यादा एक व्यायामशाला जैसा लग रहा था। यहाँ इस अत्यधिक बड़े स्कूल का पूरा उपयोग हो रहा था।
अंदर काले वस्त्र पहने लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। आपका स्वागत है, ये प्रथम वर्ष के ब्लैक क्लास के आकर्षणों में से एक है, ग्रैंड टेक टूर्नामेंट। अरे रुकिए, आप ब्लैक क्लास से हैं? जो अचानक प्रकट हुआ और परिचय कराया वह एक जानवर था। ये पहली बार था जब उन्होंने बात की थी। वह एक कुत्ता प्रकार का जानवर लग रहा था, शायद लगभग 20 साल का। उसके कान कुत्ते जैसे थे, लेकिन वे उसके विशाल और मांसल शरीर से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। मैं गोमेज हूँ, मैं यहाँ रिसेप्शन का प्रभारी हूँ। क्या आप यहाँ खेलने आई हैं, मिस? नहीं, मुझे बुलाया गया था। सच कहूँ तो लियोरा प्रथम वर्ष के अश्वेत वर्ग की थी। दूसरे शब्दों में, यही उसकी जगह थी। इस आयोजन में हर वर्ग को अपनी पसंद के अनुसार स्टोर खोलने या न खोलने की अनुमति थी। हालांकि इसमें भाग लेना अनिवार्य नहीं था, फिर भी इसमें शामिल होना ज्यादा मजेदार था। साथ ही इनाम भी बेहतर मिलने की संभावना थी। यह एक अपेक्षाकृत मुफ्त कार्यक्रम था। कई लोग बस इधर उधर घूमकर प्रदर्शनियां देख रहे थे, जबकि कुछ लोगों ने अपनी स्टॉल लगाई या अपनी कक्षा के बाहर भी अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित की। खिलाड़ी खूब आनंद ले रहे थे। कुछ एनपीसी के भाव कुछ इस प्रकार थे, भले ही प्रथम क्षेत्र इतनी अव्यवस्था में है। मैं हूँ। लियोरा ने अपनी तस्वीर सामान के डिब्बे में रखी और अपनी बड़ी दरांती की ओर इशारा किया। मैं लियोरा हूँ, ईश्वर की प्रेषित। ओह, तुम लियोरा हो, हमारी कक्षा की सर्वश्रेष्ठ छात्रा। इस वर्ग का आकर्षण टैग था। आप एक भागीदारी शुल्क देते हैं और यदि आप समय सीमा के भीतर राक्षस को पकड़ लेते हैं तो आपको एक पुरस्कार मिलता है। केवल एक ही राक्षस पकड़ा जा सकता है। अलग अलग राक्षसों के अलग अलग अंक मिलते हैं, इसलिए कमजोर राक्षस को पकड़ने का मतलब है कि आप पुरस्कार खो देंगे। आप कौशल और कला का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना बेईमानी माना जाता है और पूरा ब्लैक क्लास उल्लंघनकर्ताओं पर हमला कर देता है। लियोरा ने वह काला वस्त्र पहन लिया जो उसे दिया गया था। जैसे ही उसने कक्षा में कदम रखा, माहौल पूरी तरह बदल गया। रिसेप्शन पर खड़ी गोमेज उत्साह से चिल्लाए, मुख्य कार्यक्रम आ गया है। ये लियोरा है, ग्रिम रीपर गर्ल। अगर आप उसे पकड़ लेते हैं तो आपको सबसे अच्छा इनाम मिलेगा। कैप्चर पॉइंट 10। बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि गति विशेषज्ञ कौशल वाले लोगों के पास भी केवल 8 अंक थे। एनपीसी घबराए हुए लग रहे थे। यह मेरे लिए भी एक नई बात थी। हालांकि लियोरा मजबूत और तेज है, लेकिन उसकी तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जिनके पास गति विशेषज्ञताएं हैं। उसका स्तर अभी भी अधिकतम नहीं हुआ है। यह अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने की रणनीति प्रतीत होती है। कुख्यात लियोरा के आने और उसके बेहतरीन प्रदर्शन से भीड़ का जुटना तय था। और हाँ, एनपीसी कक्षा में इकट्ठा होने लगे, शायद बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट देखकर। अरे, वह लड़की शामिल हो रही है। वह भी बच्ची है, इतनी मजबूत नहीं हो सकती। लगता है मेरी आत्मा उससे आसक्त है। ऐसे बच्चे को पसंद करना अजीब है। नहीं, ये बुरा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। उसकी उपस्थिति मुझे बता रही है कि मैं खतरे में हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वह लड़की बहुत प्यारी है। लियोरा ने अपने ऊपर विभिन्न प्रकार के बफ्स लगाने शुरू कर दिए। लाइट मैजिक से गति में वृद्धि, कागुरा आज से अनुष्ठानिक नृत्य, तथा यहाँ तक कि मेरी अपनी चपलता में भी वृद्धि हुई। लियोरा, चलो बरसिक के साथ भी चलते हैं। हाँ, समझ गया। बेसिक एक बड़ा बफिंग कौशल है। इसकी कमी यह है कि इसके सक्रिय होने पर आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी गति में जबरदस्त वृद्धि होती है। जमीन पर लात मारने की उसकी ताकत बढ़ जाती है और उसकी गति भी। आइए शुरू करें। लगभग 1 दर्जन हटे कट्टे आदमी एक छोटी लड़की का बेसब्री से पीछा कर रहे थे। पकड़ो इसे, ये तो बस एक बच्ची है। वह बहुत तेज है। यह क्या है? वह बहुत कुशल है। मैंने जो कहा था कि 100,000 का प्रवेश शुल्क बहुत ज्यादा है, मैं उसे वापस लेता हूँ। ये हर पैसे के लायक है। लियोरा के कुल दरांती संबंधी कौशल 100 से कहीं ज्यादा हैं। दरांती चलाते समय उसकी तकनीकें इंसानी समझ से परे हैं। अब बड़े पैमाने पर बफ के साथ उसकी शारीरिक क्षमताएं उसके कौशल से मेल खाती हैं। 5 लड़ाके एक साथ उस पर झपटे, लेकिन लियोरा ने बड़ी खूबसूरती से उन्हें चकमा दिया और पल भर में उनसे बच निकली। अगर यह असली लड़ाई होती तो वह उनके गुजरते ही अपनी दरांती से उनके सिर काट देती। इसके अतिरिक्त बरसेक को सक्रिय करने से पहले उसने ये सोड विंग का उपयोग किया था। लियोरा, जो भविष्य भी देख सकती है, वह है। मैंने उसे पकड़ लिया है। मैंने तो अपना अनोखा हुनर भी इस्तेमाल किया है। रुको, क्या वह टेलीपोर्ट हुई? एक आदमी अचानक लियोरा के पीछे आ गया, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार हवा में लिपट गया। अब वह वहां नहीं थी, कक्षा में इधर उधर भाग रही थी। यहाँ तक कि कला या मेरे सहयोग के बिना भी वह अपने जूतों के प्रभाव के कारण दोहरी छलांग लगा सकती थी। ग्रिम रीपर गर्ल हर जगह उछलती रही। उसका चेहरा भावहीन, लगभग ठंडा था। जबकि लियोरा को पसीना भी नहीं आया। उसका पीछा कर रहे लोग इतने गर्म हो गए थे कि उनके शरीर से भाप निकल रही थी। सच कहूं तो लियोरा टैग में मेरी शुरुआती सोच से कहीं बेहतर लग रही है। उसने जाल भेदे, अपनी दरांती से अपनी ओर फेंकी गई रस्सियों को काटा और मैजिक सेवरिंग ब्लेड से बंधन मंत्रों को भी बेअसर कर दिया। एक धुंधली अंधकार में आभा ने उसे घेर लिया। इसका कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन अशुभ उपस्थिति ने उसके शरीर को दृष्टि से छिपा दिया। मैं स्थिति प्रभावों के बारे में चिंतित था, लेकिन होर्ड्स विंग से प्रतिरोध बफ उपयोगी था। अब समय नहीं बचा है। यह मेरा आखिरी शॉट है। मेरे गौरव का स्वाद चखो। जो आदमी पहले टेलीपोर्ट हुआ था, उसने अपनी कमर से एक बेल्ट निकाली। वह एक लंबी रस्सी थी। कुछ बुदबुदाने के बाद उसने उसे ऊपर लटका दिया। बाध्यकारी कला, संयम के नुकीले दांत। रस्सी अविश्वसनीय गति से हवा में लहरा रही थी। ये बांधने के कौशल से ज्यादा एक आक्रमण कला थी। रस्सी के प्रहार की गति इतनी तेज थी कि वह चकाचौंध कर देने वाली थी, तथा पीछे एक जटिल जाल जैसी छवि छोड़ रही थी। यह एक अपरिहार्य कदम हो सकता है। यहाँ तक कि दर्शकों ने भी उस व्यक्ति की हूटिंग शुरू कर दी और चिल्लाने लगे, यह अनुचित है।
लेकिन केवल लियोरा और उस आदमी के हाव भाव अलग अलग थे। मैंने सब कुछ देखा। क्या आप गंभीर नहीं हो सकते? भीड़ पहले ही लियोरा की हार मान चुकी थी, लेकिन लियोरा शांत रही और हल्की फुल्की छलांगों से वारों को आसानी से टालती रही। पल भर में बेवजह का बांधने वाला हमला रस्सी कूदने के खेल से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी जो इस कला का उपयोग कर रहा था अवाक रह गया। उसने रस्सी को जोर से गिरा दिया। बस, समय खत्म। लियोरा पूरी तरह बचकर बिना एक बूंद पसीना बहाए वापस लौट आए। NPC में हंगामा मच गया। चूंकि उन्हें ये सोट के पंख के प्रभावों के बारे में पता नहीं था, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि लियोरा इस तरह कैसे चल रही थी। अपनी भविष्य की दृष्टि और चपलता के कारण ऐसा लगता है कि वह आसानी से पकड़ी जाने से बच गई। कूलडाउन समय के कारण वह आज ऐसा दोबारा नहीं कर पाएगी। हालांकि अगर मैं टेटे की भेंट देने वाली उंगली का इस्तेमाल करूं तो मैं कूलडाउन रद्द कर सकता हूं और उसे दोबारा ऐसा करने के लिए कह सकता हूं। लेकिन ये बेकार होगा। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मजबूत प्रतिभागी थे। टेलीपोर्टेशन स्किल वाला आदमी एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। उसकी फुर्ती लियोरा से ज्यादा थी उसके बफ्स के बावजूद भी, और उसने मूवमेंट आर्ट्स का अच्छा इस्तेमाल किया। वह अवश्य ही कब्जा करने में विशेषज्ञता वाला पात्र रहा होगा। हालांकि न तो उसके जाल और न ही रस्सियां लियोरा की भविष्य की दृष्टि को प्रभावित कर सकीं। जब NPC इधर उधर घूम रहे थे, गोमेज मुस्कुराते हुए वहां आया। आप अद्भुत हैं, मिस। हमने बहुत पैसा कमाया है। सच में, मैंने सिर्फ एक बार खेला है। साम्राज्य पर आपकी यात्रा जारी है। वे इस पर दांव लगा रहे थे। भले ही यह एक बड़ी बंद जगह है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी लड़की उलझे धागे शून्य कदम या स्पीड डेमन का उपयोग करके लोगों से बच सकती है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप लाजवाब थे, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ खूब सारे लोग आए। आपको देखने आए कई लोग यहीं रुकेंगे और दूसरे आकर्षणों को देखेंगे, इस उम्मीद में कि वे अपनी बाजी जीत जाएंगे। हम तो इसमें मस्त हैं। सच कहूँ तो हम ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पैसा गंवाने को तैयार थे, लेकिन आपने तो हमारे लिए जीत ही जीत ली। मैं मजबूत हूँ। तुम्हारे ये पागलपन भरे मूव्स देखने के बाद कोई भी निराश नहीं होगा। तुम सबसे अच्छे हो। पता चला कि यह क्लास किसी साधारण टैग प्लेइंग आकर्षण से ज्यादा एक जुए के अड्डे जैसा था। ये घुड़दौड़ या किसी कोलोसियम जैसा था। कुल राजस्व इवेंट पॉइंट्स में योगदान देता है। हो सकता है कि हमने इस आयोजन में उम्मीद से ज्यादा योगदान दिया हो। कल फिर से भाग लेने की घोषणा करने के बाद लियोरा ब्लैक क्लास से चली गई। गोमेज ने भागीदारी शुल्क के रूप में अच्छी खासी रकम जमा की। जाहिर है, गोमेज इस आयोजन के बाहर एक जुआ घर भी चलाता है। लियोरा ने अच्छा प्रभाव डाला और उसे भागीदारी का टिकट मिला। ऐसा लगता है कि जुआ खेलना मजेदार हो सकता है। आखिरकार, अगर आप इसका आनंद नहीं लेते तो यह कोई खेल नहीं है। सांस्कृतिक उत्सव का पूरा आनंद लेने के इरादे से हम असली व्यायामशाला की ओर चल पड़े। ऐसा लगता है कि वे वहां नाटक कर रहे हैं। मैं कीमिया आइटम और मूर्तिकला श्रेणियों में भाग लूंगा। दूसरी श्रेणी में मुझे पहला स्थान मिलना तय है। हम चित्रकला और संगीत को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यह अतिशयोक्ति होगी। लियोरा अपने बागवानी कौशल से सांस्कृतिक उत्सव द्वीप पर फूलों की क्यारी बनाने जा रही हैं। इसे भी एक प्रदर्शनी माना जाएगा और यह निश्चित रूप से द्वीप को रोशन करेगा। बागवानी में व्यस्त लियोरा एक शर्मीली मुस्कान के साथ पीछे मुड़ती है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भगवान को फूल चढ़ाऊंगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, उत्साहित होकर लियोरा अपने बगीचे की ओर मुड़ती है। सारी सामग्री दुर्लभ, कड़ी मेहनत से उगाए गए बीज हैं। ये देखने में अच्छे और उपयोगी भी होंगे। लगता है समुराई भी कुछ बना रही है। अपनी हमेशा की तरह तिरछी नजरों के साथ भी वह लकड़ी पर घिसाई करते हुए काफी खुश लग रही है। दूसरी ओर रूरो सिर्फ चीजों को नष्ट कर सकता है, इसलिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम ब्लैक ग्रुप की कक्षा से बाहर निकलते हैं, जो हमारा गंतव्य स्थान है। मैंने सचमुच सांस्कृतिक महोत्सव का आनंद लिया। जिम में हुए सभी प्रदर्शन बेहद मनोरंजक थे। नाटक के कलाकार अविश्वसनीय रूप से सुंदर थे और एक क्लासिक युवा स्कूल खेल नाटक होने के नाते इसकी पटकथा भी शानदार थी। यह अजीब था कि उन्होंने किस तरह से काल्पनिक दुनिया से जुड़े अभिनेताओं को इस प्रकार के नाटक करने के लिए एकत्र किया। हालांकि NPC अपना सिर झुकाकर पूछ रहे थे, बेसबॉल क्या है? इस दुनिया में एक कहानीकार द्वारा राकुगो का प्रदर्शन भी काफी अच्छा था। यह एक एल्फ राकुगो कहानीकार था। जाहिर है, एल्फों की भी राकुगो जैसी ही एक पारंपरिक संस्कृति होती है, और यह प्रदर्शन ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मामूली अंतर से ऐसा महसूस हुआ कि इस खेल की दुनिया में वास्तव में अपनी संस्कृति है। संगीत की बात करें तो वह दिल को छू लेने वाला था। NPC और खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए बहुत मजे कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्कूल उत्सव में भाग ले रहा हूँ। यद्यपि मैं अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजा सकता हूँ, फिर भी कुछ अपरिचित वाद्य यंत्रों को बजाना अच्छा लगा। इस तरह मैंने अत्री के साथ मिलकर संस्कृति महोत्सव का आनंद लिया। पूरे समय लगातार कुछ न कुछ खाते हुए अत्री मुझे खुशी खुशी अपने सिर पर उठाए हुए थे। चूंकि अत्री ने पहले कभी किसी उत्सव में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए यह अनुभव उनके लिए खास रहा होगा। मैंने भी बहुत अधिक उत्सवों में भाग नहीं लिया है। अत्री के साथ सांस्कृतिक उत्सव, जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक मजेदार रहा। अब फ्यूचर एड्स। और इस प्रकार पहले दिन का प्रदर्शन समाप्त हो गया। अब पहले दिन की प्रदर्शनी रैंकिंग की घोषणा का समय आ गया है। शिव और मैंने कुछ चीजें प्रदर्शित की थीं। एक तरह से यही इस शिल्पकला कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। रैंकिंग का निर्धारण प्रदर्शित की गई शिल्पकृत वस्तुओं के आधार पर किया जाएगा, जो एक प्रकार की लड़ाई है। और अब घोषणाएं। तारांकन कीमिया तारांकन श्रेणी में तीसरा स्थान जाता है नीरो को। ये सुपर म्यूटेंट प्लांट पोषण काफी प्रभावशाली है।
हालांकि ऐसा लगता है कि इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता वास्तविक कीमिया कौशल से बेहतर थी, जिसके कारण कुछ अंक काटे गए। ओह, तीसरा स्थान। ओह, यह एक औषधि है जिसे मैंने विश्व वृक्ष की सामग्री का उपयोग करके बनाया है। इसका असर यह होता है कि यह साधारण पौधों को भी राक्षसों में बदल देता है। और जैसा कि नाम में सुपर से जाहिर होता है, बनाए गए राक्षस मिनी बॉस के स्तर के होते हैं। आप आपात स्थिति में पौधों को रूपांतरित करके किसी तीसरे पक्ष के राक्षस को बुलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब आपको राक्षस सामग्री की जरूरत हो तो आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। यह एक ऐसी औषधि है जिसकी सभी प्रकार की सामग्रियों की जरूरत वाली चुड़ैलें खूब तारीफ करेंगी, और मुझे ये भी आश्वासन दिया गया था कि यह एक गारंटीकृत प्रथम स्थान वाली औषधि है जिसे दुनिया भर की चुड़ैलें और कीमियागर चाहेंगे। खैर, तीसरा स्थान काफी अच्छा है। जब मैं संतुष्ट महसूस कर रहा था, अत्रि, जो मुझे अपने सिर पर उठाए हुए थे, ने चुपचाप अपनी तारांकन मृत्यु की छाया तारांकन खींच ली। वह जज गलत है, मैं उन्हें मार डालूंगा। भगवान पहले हैं। पहले 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 शिव ने अत्रि को रोका, जो उग्र होने वाला था। शिव से डरकर अत्रि ने हिलना बंद कर दिया। लगता है सिर्फ शिव और मैं ही अत्रि के ब्रेक का काम कर सकते हैं। मैं अत्रि के सामने गया और उनके प्यारे चेहरे को देखा। अत्रि, मेरा लक्ष्य तीसरा स्थान प्राप्त करना था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, जैसी कि भगवान से उम्मीद की जाती है। सब कुछ आपके हाथ में है। भगवान को केवल मेरे लिए पहले होने की जरूरत है ना? वैसे मेरे पास हाथ नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, ऐसा लगता है कि अत्रि को मजाक समझ नहीं आया। शियो ने आधी बंद आंखों से मुझे घूरा। वो अत्रि तो नहीं है, पर फिर भी डरावना है। कुछ देर बाद शियो के लिए तारांकन वुडवर्किंग तारांकन कैटेगरी शुरू हुई। शियो ने एक छोटा सा लकड़ी का खजाना संदूक बनाया था। यह न तो बहुत अच्छा था और न ही बहुत बुरा। शीर्ष 3 की घोषणा कर दी गई। तीसरा स्थान नोरानोतामा की स्वर्गीय कुर्सी को जाता है। इस पर बैठने मात्र से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं, यह अद्भुत प्रभाव डालता है। दूसरा स्थान है। शियो को दूसरे स्थान के लिए भी नहीं बुलाया गया। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि वह अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी, काफी आत्मसंतुष्ट लग रही थी, शायद माहौल के हिसाब से। उसकी उंगलियां घबराहट से फड़क रही थीं। ये देखकर अत्रि की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद वुडवर्किंग श्रेणी में प्रथम स्थान की घोषणा की गई। पहला स्थान कुकुरी के तारांकन एमेथिस्ट शेल्फ तारांकन को जाता है। संग्रहित रत्नों को स्वचालित रूप से पूरी तरह से काटने और यहां तक कि उनकी रैंक बढ़ाने की इसकी क्षमता अविश्वसनीय है। ये पहला स्थान पाने के लिए पूरी तरह से योग्य है। जैसे ही दर्शकों ने वस्तु की जबरदस्त शक्ति पर जयकार की, शिव की उंगलियां कई गुना बढ़ गईं, और उन उंगलियों से उसने बार बार जज की ओर इशारा किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अत्रि से कुछ कह रही थी। अत्रि ने झुंझलाहट में कंधे उचका दिए। न्यायाधीश हमेशा निष्पक्ष होते हैं। बस आपका आइटम पर्याप्त अच्छा नहीं था। उन्हें मत मारो। कोई यातना भी नहीं। मैं योग्य नहीं हूं, तुम बस कमजोर हो। एम्पायर पर विशेष रोमांच पड़ें। जब शियो ने लड़ाई शुरू करने की कोशिश की तो अत्रि ने बुलावा रद्द कर दिया। लकड़ी के काम की बात आते ही शियो का व्यक्तित्व बदल जाता है। लेकिन मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। एक कलाकार के तौर पर यह अच्छा नहीं है। आपको वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। कला स्वयं के विरुद्ध एक युद्ध है। अगर आप इससे भागेंगे तो आप कभी भी सच्ची कलाकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अब दिन के मुख्य कार्यक्रम का समय आ गया है। मूर्तिकला श्रेणी में जीत का यह मेरा पल है। मैंने तीसरे और दूसरे स्थान की घोषणाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि मेरा काम एक बार फिर दुनिया के सामने कैसे आएगा। एक बार फिर इतिहास बदल जाएगा। संग्रहालय क्रूरता से लड़ेंगे, मेरे काम के लिए जगह बनाने के लिए अपने पास रखी प्रसिद्ध पेंटिंग्स की नीलामी करेंगे तथा हर संभव राजनीतिक पैंतरेबाजी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखकर मुझे दुख हुआ। इस बार मेरा टुकड़ा है ब्रह्मांड। पब फ्यूचर एड्स। मैंने ब्रह्मांड की एक मूर्ति गढ़ी। सटीक रूप से कहें तो एक त्रिआयामी ब्रह्मांड। बेशक मैंने किसी भी पूर्व मौजूद ग्रह का इस्तेमाल नहीं किया, ये रचनात्मकता की एक फीकी अभिव्यक्ति होती। मैंने एक पुनर्ता काल्पनिक आकाशगंगा बनाई जो जीवंत विलक्षण रंगों से भरी हुई थी। मैंने इस उत्कृष्ट कृति को बनाने के लिए सामग्रियों के अद्वितीय गुणों का पूर्ण उपयोग किया। पुराने जमाने में जब मूर्तिकारों को नग्न चित्र बनाने की मनाही थी तो उन्होंने पारदर्शी घूंघट गढ़ने शुरू कर दिए। उसी तरह मैं और पहला स्थान रुरुतिया अमृस की कामुक मूर्ति को जाता है। इसे देखकर बिना किसी क्षमता वाले लोग भी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। यह एक अमूल्य वस्तु है जिसे राजघराने औषधि की बजाय चाहते हैं। निस्संदेह यह एक राष्ट्रीय खजाने के लायक वस्तु है। उद्धरण चिन्ह ... अत्रि, चलो उस मेजबान को मार डालें। हाँ, अत्रि तुरंत हरकत में आ गए। यूक्लिस, अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों तथा पूर्व के कब्जा विशेषज्ञ के सहयोग के कारण वह अशिक्षित व्यक्ति जो कला की सराहना नहीं कर सकता था, किसी तरह जीवित रहने में सफल रहा। मैं प्रथम स्थान पर नहीं। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? फिलहाल ऐसा लगता है कि हमारा काम रो की स्थायित्व को बढ़ाना है। लौटाए गए तारांकन भ्रामक ब्रह्मांड तारांकन को कक्षा 3 ब्लैक की कक्षा में प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा लगता है कि क्लास 3 ब्लैक एक शांत और कला प्रदर्शनी समूह है। उन्होंने मेरी कलाकृति भी सहर्ष स्वीकार कर ली। ... यह अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया। लोग लहरों की तरह उमड़ पड़े और अत्रि से कई लोगों ने उस कलाकृति को बेचने की भीख मांगी। इस दुनिया में कुलीन और राज परिवार के लोग भी हैं। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कला का महत्व हमारी दुनिया से ज्यादा है। और बहुत से लोग इसे समझते भी हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता कि इस दुनिया में ब्रह्मांड क्या है। तीसरे क्षेत्र के किसी कोने से एक प्रतिनिधि मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा रहस्य कभी नहीं देखा। कृपया इसे राष्ट्रीय धरोहर बना दीजिए। अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं कल भी आत्मविश्वास से नहीं जी पाऊंगा। जैसी कि उम्मीद थी, बहुत प्रशंसा हुई। मैं प्रथम स्थान क्यों नहीं जीत सका?
क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास मूर्तिकला कौशल नहीं था, इसलिए मेरी कलाकृति में कोई प्रभाव नहीं था, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई? कोई रास्ता नहीं है ना? मैं कार्यात्मक सौंदर्य को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस गुणवत्ता के सामने कार्यात्मकता अप्रासंगिक होनी चाहिए। इसमें अवश्य ही धांधली हुई होगी। अगली बार जब मैं उस मेज़बान को देखूंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे गायब हो जाएं। वे एक दुश्मन हैं, एक दुष्ट देवता हैं। इस मामले में शिव पूरी तरह से मुझसे सहमत है। अगली बार जब मैं उस मेज़बान को देखूंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे गायब हो जाएं। वे एक दुश्मन हैं, एक दुष्ट देवता हैं। इस मामले में शिव पूरी तरह से मुझसे सहमत है। अगली बार जब मैं उस मेज़बान को देखूंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे गायब हो जाएं। वे एक दुश्मन हैं, एक दुष्ट देवता हैं। इस मामले में शिव पूरी तरह से मुझसे सहमत हैं। जैसी कि उम्मीद थी, बहुत प्रशंसा हुई। मैं प्रथम स्थान क्यों नहीं जीत सका? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास मूर्तिकला कौशल नहीं था, इसलिए मेरी कलाकृति में कोई प्रभाव नहीं था, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई? कोई रास्ता नहीं है ना? मैं कार्यात्मक सौंदर्य को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस गुणवत्ता के सामने कार्यात्मकता अप्रासंगिक होनी चाहिए। इसमें अवश्य ही धांधली हुई होगी। अगली बार जब मैं उस मेज़बान से मिलूंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे गायब हो जाएं। वे एक दुश्मन हैं, एक दुष्ट देवता। इस मामले में शिव पूरी तरह से मुझसे सहमत है। कल का दिन बेईमानी से बर्बाद हो गया था, लेकिन अगर मैं इसे एक तरफ रख दूं तो वह एक शानदार दिन था। आज मेरा काम दुकानों में थोड़ा घूमना और दूसरी क्लास प्रदर्शनी में भाग लेना है। लेकिन उससे पहले मैं क्लास 3 ब्लैक की ओर जाऊंगा। आखिरकार क्लास 3 ब्लैक ने अपनी प्रदर्शनी पद्धति बदल दी। उन्होंने प्रवेश शुल्क लेने वाली व्यवस्था अपना ली। जाहिर है उन्होंने अच्छी खासी कमाई कर ली। वे चाहते हैं कि मैं मुनाफे में से कुछ हिस्सा लूं और अपनी बनाई कलाकृति का भविष्य तय करूं। जब हम क्लास 3 ब्लैक पहुंचे तो वही छोटी सफ़ेद बालों वाली लड़की, जिसे मैंने पहले देखा था, हमारा स्वागत करती है, अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी है। उसके पीछे 3 अटेंडेंट खड़े हैं। मेरी कक्षा की प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। आपने जो कलाकृति बनाई है, हम उसे खरीदेंगे। गेहे, परिचारिका कहती है। गेहे गेहे, हमारे पास बहुत पैसा है, कृपया हमारा प्रस्ताव स्वीकार करें। लगता है अटेंडेंट के पास एक आइटम बॉक्स है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी रकम दिखाई देती है और जल्द ही पूरा कमरा सोने से ढक जाता है। मुझे पहले से ही इसका अंदेशा था, लेकिन लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा मूल्यांकन ब्लॉक हो गया है। बाकी 2 सेवक भी काफ़ी प्रभावशाली हैं। एक तो लगभग 3 मीटर लंबा विशालकाय है। गंजा, भौहों से रहित उसका खुरदुरा चेहरा किसी अनुभवी योद्धा का आभास देता है। उसका पूरा शरीर मानो मांसपेशियों से बना कवच है। दूसरी अटेंडेंट एक बेहद खूबसूरत महिला है। एक आकर्षक गाउन पहने उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता है उसका मन मोह लेता है। लेकिन फिर भी छोटी सफ़ेद बालों वाली लड़की ने अपना सिर झुकाया। पिटी कहाँ है? सदियों में यह मेरी पहली सैर है। क्या उसने मेरी दोस्त बनना छोड़ दिया है? वह कुछ अच्छी सामग्री मिलने से उत्साहित थी और हमेशा की तरह अपने शोध में व्यस्त थी, परिचारिका ने उत्तर दिया। कितनी प्यारी है। मैं उसके साथ इस त्योहार का आनंद लेना चाहती थी, रहस्यमयी छोटी लड़की ने बुदबुदाया, जिससे उसके पीछे खड़ा बड़ा आदमी मंद मंद मुस्कुराया। यह उसकी अपनी लड़ाई है। दया की भावना शायद हमसे अलग तरह की वफादारी रखती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं सो गई। मैं कहाँ हूँ? अपहरण हो गया? क्या मेरा बलात्कार होने वाला है? वह खूबसूरत औरत जो मुस्कुरा रही थी, शायद वहीं सो रही थी। सिर हिलाने के बाद उसने बच्ची को गले लगाया और फिर अटोरी को चौड़ी आंखों से देखा। रुको, एक और है। क्या हुआ? रहस्यमयी सुंदरी अपना गाल उस छोटी बच्ची से रगड़ती है। कितना अजीब रूप है। खैर, मुझे लगता है मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा। कीमत सही है या नहीं मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन लगता है कि वे इस चीज़ के लिए बिल्कुल सही हैं। वे संभवतः मेरे काम को सर्वोत्तम तरीके से अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लेंगे। अटोरी, चलो सहमत हो जाओ। देवता कहते हैं कि सहमत हो जाओ। छोटी सफ़ेद बालों वाली लड़की ने बड़े गर्व से सिर हिलाया। अच्छा, मेरा नाम गुग्यासिडिस मैटारवा है। कल आप दोनों दिलचस्प थे। मैं आपकी सराहना करता हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम उस झगड़े में थे ना? वो हिंसक अराजकता मज़ेदार थी, लेकिन सबसे अच्छी बात तो समय की पाबंदी थी। उस समय बहुत कम लोग इतनी हिम्मत दिखाते हैं। तुम्हारा काम भी अच्छी रुचि दिखाता है। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम दोनों मेरे ग्रुप में शामिल होगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कितने अफसोस की बात है, लेकिन किसी को खाने से रोकना मुश्किल है। मुझे लगता है कि यह भी ठीक है। छोटी लड़की गुग्यासिडिस मैटारवा ने बार बार सिर हिलाया। सौदा तय होने के बाद हमने बगीचे की ओर रुख करने का फैसला किया। अटोरी की फूलों की क्यारियों ने साधारण सुंदरता को भी भव्यता के स्तर तक पहुंचा दिया है। उसने अच्छा काम किया है, शायद इसलिए क्योंकि वह मेरी सलाह मानती है, इसलिए फूल लगभग कलात्मक स्तर के हैं। यदि धोखाधड़ी न होती तो अटोरी फूलों की क्यारी प्रतियोगिता जीत जाती। हर खूबसूरत फूल की सामग्री भी उच्च गुणवत्ता की है, लेकिन जब हम बगीचे में पहुंचे तो फूलों की क्यारी खंडहर हो चुकी थी। कुचला और कुचला गया। कभी खूबसूरत फूलों की क्यारी तबाह हो गई। अटोरी हौंफने लगी। उजड़े हुए बगीचे में अब भी लोग बचे हैं। 5 लोगों का एक समूह फूलों की क्यारियों से बेपरवाही से औषधीय जड़ी बूटियां तोड़ रहा है। वे बेपरवाही से जमीन पर पैर पटक रहे हैं, जिससे कभी खूबसूरत रहे फूल बिखर रहे हैं। हालांकि यह आयोजन के नियमों के अंतर्गत है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई वास्तव में ऐसा करेगा। फूलों की क्यारियों की सुरक्षा करना मुश्किल है। अगर एक क्यारी नष्ट हो जाती है तो बाकी भी नष्ट हो जाएंगी, जिससे अंत में सबके अंक कम हो जाएंगे। हालांकि रणनीतिक दृष्टिकोण से यह उचित है। जो लोग फूलों की क्यारियों की श्रेणी में स्पष्ट विजेता को देख सकते हैं, उनके लिए बता दूं कि अटोरी के बगीचे को नष्ट करने से कम क्लास 3 ब्लैक को बढ़त हासिल करने से रोका जा सकता है।
मुझे अटोरी के दरांती चलाने से कोई शिकायत नहीं है। अटोरी आज़ाद है, वह जो चाहे कर सकती है। अगर वह किसी चीज़ की रक्षा करना चाहती है तो कर सकती है, और अगर वह किसी को मारना चाहती है तो कर सकती है। हमारे बीच यही समझौता हुआ था। 5 दुश्मन हैं, वे काफ़ी कुशल लग रहे हैं। मेरा मूल्यांकन उन पर काम नहीं करता। चूंकि उनके साथ आत्माएं हैं, इसलिए वे काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, मैं करूँगा। एक आदमी जो बगीचे में नहीं आया था अटोरी की ओर मुड़ता है। चश्मा पहने एक नौजवान, बुद्धिमानी से भरपूर। हालांकि उसकी उंगलियां कान और गर्दन गहनों से लदे हुए हैं। डॉट 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 मुझे याद आया। चश्मा पहने, टेलकोट पहने और सीधे खड़े एक आदमी। वह फोरम पर सबसे मजबूत एनपीसी में से एक के रूप में जाना जाता है। अत्याचारी हंस। गीज ने अटोरी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी उंगली के तेज धक्के से अपने चश्मे को ठीक करते हुए उपहास किया। क्या तुम सोचते हो कि मुझ पर हथियार तानने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा बलात्कार हो जाएगा और फिर तुम्हें मार दिया जाएगा? बच्चे, वह फूलों की क्यारी मेरी है। भगवान के फूल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? वो फूलों की क्यारी तुम्हारी नहीं है। इस दुनिया की हर चीज़ मेरी है और मैं जो चाहूँ ले सकता हूँ। तुम कीड़े मकोड़े अभी तो बस उधार ले रहे हो। अपनी जगह पहचानो। ये बड़बोला गीज सबसे ताकतवर एनपीसी में से एक है, जिसकी चर्चा अक्सर यूक्लिस और सीगाहार्ट के साथ होती है। वह पहले क्षेत्र में अंडरवर्ल्ड के राजा का अंगरक्षक है। वह पहले इवेंट में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि वह आत्माओं से इतना परेशान था कि उसमें शामिल नहीं हो सका। मुझे संदेह है कि अटोरी उसके खिलाफ जीत सकता है, लेकिन चूंकि यह एक नो डेथ इवेंट है, इसलिए शायद उसे चुनौती देना उचित होगा। अटोरी बुदबुदाया। रूरो, एक विशालकाय कंकालनुमा राक्षस अचानक प्रकट हुआ और उसने अपनी विशाल मुट्ठी गीज पर घुमाई। इस प्रकार स्पष्ट आकाश के नीचे सबसे मजबूत एनपीसी और सबसे पागल छोटी लड़की के बीच लड़ाई शुरू हुई। रूरो का पहला वार पूरी तरह से नष्ट हो गया, अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। बिखरे हुए हड्डियों के टुकड़े अटोरी के गाल को हल्के से छू गए। यद्यपि यह बताना कठिन था कि क्या हुआ, लेकिन परिणाम स्पष्ट था, दुश्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच अटोरी ने कुछ समय के लिए रूरो कार्ड खो दिया था। नष्ट हो चुकी फूलों की क्यारियों के बीच गीज बेदाग खड़ा था। उसके कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं था और उसने अपनी करवट भी नहीं बदली थी। उसने सीटी बजाते हुए धीरे से अपनी जेब से एक चेन निकाली। अच्छा, बुरा नहीं है बच्चे, थोड़ा भी कमज़ोर हुआ तो मर जाओगे। तुम भी जल्द ही मर जाओगे। हाँ, शायद 100 साल बाद, लेकिन तुम तो अभी मर चुके होगे। हंसों ने जंजीर हवा में उछाली और एक रहस्यमयी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई चमकाने वाली चीज़ हो। जब उसके 4 साथी अटोरी की ओर बढ़े तो जंजीर हवा में लटकी रही। जाहिर है, आमने सामने की लड़ाई उनकी योजना में नहीं थी। अटोरी ने तुरंत शियो को बुलाया और हाउंड लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उन्हें दूर रखा। उसे अभी तक उनके हुनर समझ नहीं आए थे। तुरंत ही हाथापाई की लड़ाई में कूदना जोखिम भरा होगा। तलवार कला, लकवाग्रस्त स्लैश, भाला कला, स्पिन रश। 2 अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने तलवार और भाले लेकर हमला किया। शियो के स्पर्शकों ने तलवार को रोक दिया, जबकि अटोरी के फ्लैश ने भाले की गति को रोक दिया। उस नाजुक क्षण में अटोरी के स्नाइप लाइटनिंग ने वार किया। सिर पर सीधा प्रहार। हालांकि स्नाइप लाइटनिंग में हेडशॉट की अवधारणा के बावजूद इससे दुश्मन की मौत नहीं हुई। इसके बजाय उनके ऊपर चमकती हुई चेन थोड़ी मंद हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पार्टी के सदस्यों के लिए किसी प्रकार का कवच प्रभाव प्रदान करता है। अचानक अटोरी को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दुश्मनों में से एक शायद कोई दुष्ट प्रकार का कौशल इस्तेमाल कर रहा था और एक खंजर किसी अंधे स्थान से अटोरी की पीठ में घुस गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अटोरी को खून की उल्टी हुई, लेकिन एक रीजन टैंक होने के नाते उसने जल्दी से नुकसान की भरपाई की और लाइटनिंग बर्स्ट चलाकर बदमाश को उड़ा दिया। हालांकि बदमाश ने कुशलता से एक सटीक बैकस्टेप के साथ हमले को चकमा दे दिया। यहाँ तक कि गुलाम भी मजबूत हैं। यह एक कठिन लड़ाई होने जा रही है। अपने मुंह से खून पोंछते हुए अटोरी ने खुद को पुनर्जन्म की चमक में लपेट लिया। जैसे जैसे वह रोशनी बढ़ती गई, उसने डार्क ऑरा को सक्रिय किया। एक छोटा सा मृत्यु देवता जो सफेद और काले दोनों रंगों में लिपटा हुआ था, एक कदम आगे बढ़ा। चारों व्यक्तियों ने शीघ्रता से समन्वय स्थापित कर अटोरी और शियो को घेर लिया। पता चला कि तलवारबाज असल में तलवारबाज था ही नहीं। उसकी भूमिका एक आक्रामक टैंक की थी, जो मुख्यतः हमलों को झेलते हुए स्थिति प्रभावों के जरिए पलटवार करने की कोशिश करता था। भलाधारी को क्षेत्रीय हमलों में महारत हासिल थी, हालांकि वे अटोरी के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। फिर भी एक अतिरिक्त दुश्मन होने से चीजें काफी मुश्किल हो गईं। चोर चुपके से काम करने में माहिर था, जबकि आखिरी व्यक्ति एक शुद्ध जादूगर था। इस आखिरी व्यक्ति की वजह से अटोरी जादुई विच्छेदन ब्लेड कौशल से स्विच नहीं कर सका। और सबसे पीछे आत्मसंतुष्टता से मुस्कुराता हुआ गीज द टाइरेंट खड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शत्रुओं के मनोबल ने भी परेशानी को और बढ़ा दिया। हालांकि वे पूरी तरह से प्रकट नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न मंत्रों से समूह का समर्थन किया। कल्पना कीजिए कि वे बिट्स या बुर्ज जैसे हैं। ये आत्माएं इसी तरह की उपद्रवी हैं। अटोरी ने एक आत्मा के अग्नि जादू के माध्यम से हमला किया और सीधे उसके पीछे खड़े जादूगर की ओर बढ़ गया। वह दोनों ओर से भालों से छेदी गई और तलवारों से कटी, लेकिन अपनी पुनर्जनन क्षमता के कारण वह आगे बढ़ी। शियो ने चोर पर नियंत्रण रखा। यह आदमी राक्षस है। गर्दन पर हमला करो या दिल तोड़ दो। आपका अगला पठन एम्पायर पर है। अटोरी की दरांती चंद्र दरांती तकनीक के प्रकाश में लिपटी हुई थी, जिससे उसके प्रहार की शक्ति बढ़ गई। मैंने गहरा धुआं बनाए का इस्तेमाल करके एक धुएं का पर्दा हटाकर थोड़ा सा कवर बनाया। इससे दुश्मनों को कम से कम अभी के लिए तो नुकसान पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे मैं जादूगर को मारने पर ध्यान केंद्रित कर सकूंगा।
पहले एक नीचे। जैसे ही मैंने ये सोचा, अटोरी को आश्चर्य हुआ। उसका हाथ फट गया था और उसके अंग बाहर निकल आए थे। उसका छोटा शरीर जमीन पर उछल रहा था। शिव ने अटोरी को पकड़ने के लिए अपने तंबू फैला दिए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अरे क्या तुम मुझे भूल गए, कमजोर? गीज ने अपना चश्मा ठीक किया, मजाक में जीभ बाहर निकाली। लार टपक रही थी। उसकी बौद्धिक बनावट उसके बर्बर स्वभाव के कारण खराब हो गई थी। गीज द टायरेंट को मंचों पर सूचीबद्ध किया गया था, एक अत्यधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में। नाम गीज, लिंग पुरुष, स्तर 76, जाति मानव, अयूब हताश, जादू पवन जादू 37, क्राफ्टिंग ग्लासवर्क 84, कौशल तलवारबाजी 42, बाकी 89, जाल पहचान 53, आत्मघाती हमला मृत्यु से बचाव, गिरने की दर में वृद्धि, भाग्य वृद्धि 36, आंकड़े हमला 614, जादुई हमला 380, स्थायित्व 380, चपलता 614, भाग्य 398, शीर्षक गोधूली का डाकू, अद्वितीय कौशल अत्याचार। ये मंचों पर गीज के लिए सूचीबद्ध आंकड़े थे। हालांकि उन्हें सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है, लेकिन उनका स्तर अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसके अलावा उनका कौशल भी कुछ खास प्रभावशाली नहीं है। लेकिन जो चीज़ गीज को सबसे ताकतवर बनाती है वह है उसका अनोखा कौशल टायरनी। अद्वितीय कौशल अत्याचार का प्रभाव उसे कौशल या कला की किसी भी कमियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की अनुमति देता है। सामान्यतः कौशल आत्मघाती हमला, जो आपके आधे एचपी को खोने की कीमत पर हमले की शक्ति को दोगुना कर देता है, का बार बार उपयोग किया जा सकता है। चूंकि कूलडाउन समय को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए यह वास्तव में एक स्पैम योग्य कौशल बन जाता है। जहां तक उसकी अभेद्य रक्षा का प्रश्न है, तो यह संभवतः उसके उपकरणों की क्षमताओं के कूलडाउन को नजरअंदाज करने से आता है। सुगो की इस दुनिया में ताकत विभिन्न रूपों में आती है। इनमें से गीज का अनोखा हुनर उसे सबसे ताकतवर बनाता है। नतीजतन वह अपने कौशल में ज्यादा सुधार नहीं कर पाया है। अटोरी अपने पुनर्जनन कौशल की बदौलत ठीक होकर वापस खड़ी होने में कामयाब रही। उसी समय चोर पीछे से प्रकट हुआ, लेकिन मैंने तुरंत अंधेरा पैदा करें का उपयोग करके उसे रोक दिया, जिससे उसकी गति बाधित करने के लिए जमीन पर अंधेरे की एक नरम परत बन गई। जैसे ही चोर ने अपना संतुलन खो दिया, अटोरी ने बिना देखे ही अपनी दरांती को पीछे की ओर घुमाया और जोरदार वार किया। यह एक घातक हमला होना चाहिए था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, चोर बच गया और भाग निकला। हवा में तैरती हुई जंजीर में दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि गीज की एक नज़र से ही श्रृंखला की स्थायित्व की हानि की कीमत पर पार्टी एचपी साझाकरण की कमी पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब समझ में आया, कमजोर। जब उसने अपनी उंगली से उसकी कनपटी पर थपथपाया तो गीज ने ताना मारा। मेरे और तुम्हारे बीच एक बिल्कुल अलग आयाम है। जमीन पर रहो जहां तुम्हारा स्थान है, तुम छोटे कीड़े। जिजिरू, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं थे? मैं तुम्हें ये दूंगा। नहीं बॉस, आपको पहले बारी लेनी चाहिए। भले ही वह बच्ची हो, पर वह सचमुच बहुत खूबसूरत है। यकीन मानिए, वह बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, कभी कभार बॉस तो हमें कभी कोई बच्चा नहीं भेजता। उसके पास अजीब तर्क है कि वह नहीं चाहता कि उसके पोते पोतियां उससे नफरत करें। लेकिन लड़कियों से संबंध रखना ही नफरत पाने के लिए काफ़ी है। मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं कि बॉस से नफरत की जाए। उसका काम है मुझे वो सब दिलाना जो मैं चाहती हूँ, वो भी बिना मेरी एक उंगली उठाए। छी, कितना परेशान करने वाला है। गीज ने फूलों की क्यारी में थूका और धीरे धीरे पास आने लगा। उसकी हरकतें बिल्कुल बेपरवाह थीं, किसी भी एनपीसी से ज़्यादा लापरवाह। और फिर भी हमारे पास उसे हराने का कोई रास्ता नहीं था। यह उसकी अहंकारी हिंसा की शक्ति थी। अटोरी अभी भी सतर्क थी। उसने अपनी दरांती तैयार रखी और धीरे धीरे सांस छोड़ी। ईश्वर ने एक बार कहा था, इस संसार में शक्तिशाली लोग अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। हाँ, अब एक भगवान है जिसका दिमाग सही है। मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। यदि आप मजबूत हैं तो आपको अधिकांश चीज़ों के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है? तुम ताकतवर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ भी बना सकता हूँ। बेशक मैं तुम्हारे उस शरीर का स्वाद तो चखूंगा ही, इसलिए तुम्हें, कमज़ोर को, यह समझ लेना चाहिए कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अटोरी का केटर का पंख उसकी पीठ से गायब हो गया। वह, जिसने कभी भविष्य की दृष्टि प्राप्त की थी, अचानक वहीं जम गई। हैरान भाव से वह मुड़ी और खुद को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया। मैंने भी उसके पीछे चलते हुए पीछे देखा। यह आ रहा है, अटोरी ने कहा। कुछ आ रहा है। जैसे ही उसके पीछे की जगह टेढ़ी होने लगी, इस टेढ़ी मेढ़ी स्थिति से 4 पुरुष और महिलाएं शांति से आगे बढ़े। ये वही 4 व्यक्ति थे जिनसे हमने पहले बातचीत के दौरान बात की थी। नीड अर्जेंट कैश टुडे, वेचेहुलू.com। दूसरे शब्दों में, वे रहस्यमयी गुट का हिस्सा थे जिसका नेतृत्व रहस्यमयी लड़की गुग्युसुदिस में दोतवा कर रही थी। अपने सफ़ेद बालों और लाल आंखों को खुशी से लहराते हुए गुग्युसुदिस में दोतवा खुशी से मुस्कुराए। उसकी बच्चों जैसी मुस्कान में पागलपन की कुछ बूंदें घुली हुई थीं। यह क्या है? मैं तो तुम्हें खेलने के लिए बुलाने वाली थी, पर लगता है तुम तो पहले ही मजे कर रही हो। राजकुमारी, ये खेल नहीं है, इसे झगड़ा कहते हैं। ओह, क्या ये वही काम है जो तुमने कल किया था? मैं भी शामिल होना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया, इसलिए मैं नहीं जा सका। अगर तुम चले गए होते तो बात वहीं खत्म हो जाती। मुझे इवेंट के इनाम चाहिए थे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भूख से मर रहा हूँ। गेहेना, हेलमुट, एलिसडाइन, मैं तुम्हें एक एक को कुचलने की इजाज़त देता हूँ। जल्दी से उन मूर्खों की लाशें मेरे पास लाओ।
हाँ मैम। जिस समय गुग्यास डिस्मेदोत्वा ने आदेश दिया उसी समय एक विशालकाय व्यक्ति ने अपनी महान तलवार से एक तलवारबाज को चकनाचूर कर दिया। एक विद्वान दिखने वाले युवक ने एक भलाधारी से भाला छीन लिया और एक मोहक महिला ने एक जादूगर की आंतें खींच लीं। महिला ने गुग्यास डिस्मेदोटावा की ओर मुड़कर खूबसूरती से मुस्कुराया। मास्टर गो, ताज़ा आंतें खाना चाहते हैं हम? आप यहाँ नहीं हैं। अरे नकली मास्टर गो, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? ये स्वादिष्ट हैं। मैं यह नहीं चाहता तो मैं इसे नहीं खाऊंगा। हालांकि ताजगी ही सब कुछ है। कितनी शर्म की बात है। उसने जादूगर की आंतों को जमीन पर पटक दिया और उदास भाव से चाकू निकाल लिया। धीरे धीरे उसने शरीर का चीरफाड़ शुरू कर दिया। गुनगुनाते हुए महिला ने जादूगर की लाश से फुसफुसाते हुए कहा, मैं एलिस डाइन हूँ, दानव राजा के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक और उसकी निजी रसोइया, या ऐसा ही कुछ। मैं आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। एलिस, तुम्हारा शीर्षक एबिसल ब्यूटी है, तुम्हें पता है। गेहेना, मुझे अचानक खूबसूरत कह रही हो। मैं शर्मा रही हूँ। मैं फ्लर्ट करने में अच्छी नहीं हूँ। क्या तुम खाना चाहोगी? तुम बहुत बेवकूफ़ हो। राक्षस सेना के अधिकारी खुशी से बातें कर रहे थे। इससे पहले कि कोई यह सवाल कर पाता कि वे इस आयोजन में क्यों भाग ले रहे हैं, उनकी समझ से परे कहीं से एक चीख गूंजी। ऊपर देखा तो गुग्यास डिस्मेदोटावा गीस पर बैठी जोर जोर से हंस रही थी। मुंह खोले वह गीस को मुक्का मारते हुए पागलों की तरह हंस रही थी। ये क्या है? ये क्या है? कितना मज़ेदार है, कितना मज़ेदार है। मैं तुम्हें कितना भी मारूं तुम मरते क्यों नहीं? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे अपना निजी पंचिंग बैग बना लो और मैं तुम्हें आधी दुनिया दे दूंगा। तुम पागल हो, मेरे ऊपर से हट जाओ। तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या हुआ है? गीस बार बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट का उपयोग करता रहा, लेकिन गुग्यास डिस्मेदोत्वा को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बस उसके कपड़े जो निरीह थे उड़ गए और एक नंगी जवान लड़की खिलखिलाकर हंसती रह गई। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां बार बार गीस के चेहरे पर जबरदस्त ताकत से टकरा रही थीं, लेकिन उन्हें एक पारदर्शी अवरोध जैसी चीज ने घेर रखा था, इसलिए मुंह के उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई भी दूसरे की सुरक्षा को भेद नहीं पा रहा था। युवा लड़की मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। यह मज़ेदार है, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। इसे छोड़ने का समय आ गया है। पाप हथियार दानव राजा का गौरव बैग ज़ेडप्ला। नहीं, जैसे ही गुग्यास डिस्मेदोत्वा नहीं, दानव राजा कुछ करने वाला था, अत्रि, जो किसी का ध्यान नहीं गया था, ने रुक रुक कर आवाज लगाए। उसी समय अत्रि ने पवित्र युद्ध नृत्य का उपयोग किया और दानव राजा के चेहरे पर लात मारी। लियोरा ने संभवतः उसे उड़ा देने का इरादा किया था, लेकिन दानव राजा बिल्कुल भी नहीं हिला। दानव राजा स्थिर खड़ा था, उसका चेहरा लियोरा के जूते से कुचला हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर पूरी मुस्कान थी। गीस को छोड़कर जो बेतहाशा बमबारी कर रहा था, हर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तबाह हुए पेड़ हवा में हिल रहे थे, अजीब तरह से यादगार। इस अजीब माहौल में विशालकाय हेलमुट ने गुस्से से अपनी आवाज ऊंची कर दी। वो पागल, दानव राजा के मुंह पर लात मारना, कितनी बहादुरी, जैसी मुझे हराने वाले से उम्मीद थी। क्या ये वाकई ठीक है? किसी ऐसे कार्यस्थल में जहां अधीनस्थ अपने बॉस का चेहरा कुचले जाने पर खुशियां मनाते हैं, कोई सोच सकता है कि क्या ये एक घटिया श्वेत कंपनी है या एक अप्रत्याशित रूप से बेहतरीन श्वेत कंपनी? अब भी मुस्कुराते हुए दानव राजा ने लियोरा की तरफ एक नज़र डाली। कुछ पलों की खामोशी के बाद दानव राजा की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी लाल आंखें गहरे रक्तलाल रंग में बदल गईं। दिलचस्प, बहुत अच्छा, छोटी बच्ची, मैं तुम्हें अपना नाम बताने का सम्मान दूंगा। मैं लियोरा हूँ। उस आदमी को मारना मेरा काम है। उससे दूर रहो, लियोरा। लेकिन मैंने पहले ही उसे खाने का फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कुफुफू, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो तुम ही वो बहादुर हो जिसके बारे में हेलमुट और गेहेना बात कर रहे थे। वो गंध, दूसरे शब्दों में तुम मेरे एकमात्र खेल के साथी हो। बहुत अच्छा। अप्रत्याशित सहजता के साथ दानव राजा गी से उतर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दानव राजा हिल गया और अब हेलमुट के सिर पर बैठ गया। उसका छोटा सा नितंब सीधे उसके गंजे सिर पर आ बैठा। कुछ उत्साही लोगों के लिए यह दृश्य काफी फायदेमंद होगा। हेलमुट ने बिना किसी भावभंगिमा के गरिमा के भाव से अपनी बाहें पार कर लीं। उसके सिर के ऊपर बैठा दानव राजा राजसी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, मानो किसी सिंहासन पर बैठा हो। मैं इसकी अनुमति दूंगा, एक दूसरे को मार डालो, दानव राजा ने घोषणा की, जिसने फिर अपनी नजरें शो और चोर के बीच गतिरोध पर घुमाई। नकलची और चोर, मैं तुम्हें इस लड़ाई में शामिल होने से मना करता हूँ। नकलची काफी नहीं है और चोर तो सिर्फ उपद्रव ही करेगा। चुपचाप बैठो और बंधे रहो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। छी, चोर ने अपनी जीभ चटकाई, लेकिन चुपचाप शो को उसे रोकने दिया। उसे शायद इस बात का डर था कि कहीं दानव राजा और लियोरा एक साथ न आ जाएं। यह एक समझदारी भरा फैसला था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने अधीनस्थ को किसी और की बात मानते हुए नहीं देख सकता था। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम दयनीय कमजोर लोग। क्रोधित होकर और अपनी बात को और अधिक न छिपाते हुए गीस खड़ा हो गया। उसके सामने वह युवा लड़की थी जो प्रकाश और अंधकार दोनों का प्रतीक थी, लियोरा, जो मारने के लिए तैयार थी। पहले से ही कभी खूबसूरत फूलों की क्यारी उजड़ चुकी थी, हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। लेकिन ये तो पहले से ही एक युद्ध का मैदान था। फूलों की मीठी खुशबू खून की बदबू में दब गई थी, और यही वह मंच था जहां हम चमकेंगे। वास्तव में VRMMO का वास्तविक सार रक्त, मांस और अनुभव अंक है। लियोरा, फूलों के बारे में ये शर्म की बात है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, यह है। लियोरा ने मुझे जो फूल दिए होंगे वे निश्चित रूप से सुंदर होंगे। लियोरा, मैं तुम्हें एक दिव्य आदेश देता हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस सबसे शक्तिशाली शत्रु को पराजित करो। मैं, दुष्ट देवता नीरो, तुम्हारे हत्यारे इरादे की पुष्टि करता हूँ।
लियोरा ने अपने होठों को ढीला किया और घोषणा की, ईश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें अभी और यही नष्ट कर दूंगा। हाँ, ये कैसा पागल भगवान है, तुम दयनीय कमजोर। एक उबाऊ लड़ाई शुरू हो गई है। लियोरा अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ती है, लेकिन उसके सारे हमले नाकाम हो जाते हैं। तलवार के वार, जादू, शारीरिक प्रहार कुछ भी गीज पर असर नहीं करता। बिना किसी रक्षात्मक रुख के अपनी बाहें फैलाए गीज हर चीज से अछूता रहता है। अपनी जगह पर रहो, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह उछलते रहो। जैसे ही तुम रुकोगे, जैसे ही तुम मुझे दोबारा छुओगे, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चुप रहो, ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति संबंधी बीमारियां भी समाप्त हो रही हैं। यह शायद सिर्फ 100% प्रतिरोध नहीं, बल्कि पूरी प्रतिरक्षा है। यहाँ तक कि मेरा कौशल शत्रु प्रतिरोध न्यूनीकरण भी काम करने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। पूर्ण बचाव, पूर्ण आक्रमण, कितना नीरस प्रतिद्वंदी है। लेकिन फिर मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि यह आदमी, जिसने दानव भगवान के हमलों को भी नाकाम कर दिया, अक्सर स्पिरिट गार्जियन ऑनलाइन में सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। जेके हॉट, जिसके पास एक दिव्य अस्त्र है और जो अपार शक्ति का दावा करता है। यूक्लिस, जो सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता है। कुरुशुएजुला सी, एक निडर व्यक्ति जो एक अभिशाप और पाश्विक शक्ति दोनों रखता है। घोस्ट, एक महाजादूगर जो जादू को नियंत्रित करता है। इनमें से टायरेंट गीस के नाम से जाने जाने वाले गीस की अक्सर चर्चा होती है। फिर भी उसकी अनुचित ताकत को सहन करने के अपने अनुभव से मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि गिस सबसे मजबूत है, बल्कि ये कि उसे केवल सबसे मजबूत लोगों में से एक माना जाता है। सबसे मजबूत नहीं, बस सबसे मजबूत में से एक। उसे दूसरे शीर्ष खिलाड़ियों के साथ रैंक किया गया है। ये सही नहीं हो सकता। अगर वह सभी हमलों को रोक सकता है और उसके पास जबरदस्त ताकत है, तो गिस को सबसे ताकतवर क्यों नहीं माना जाता? हे भगवान, वह कमजोर है, लेकिन मैं नहीं जीत सकता। सच में, लियोरा, मैंने कुछ सोचा है जिसे हम आजमा सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? हमेशा। अच्छा, तो फिर चलो इस कमजोर आदमी को मार गिराते हैं। लियोरा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तानाशाह गेस, मर जा, कमजोर। मैं नहीं समझता, जिस आदमी से मैं लड़ रहा हूँ वो मूर्ख कहती है कि उसका नाम लियोरा है। वो साफ तौर पर पागल है। उसने बस कुछ फूलों की क्यारियों को रौंद डाला। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला होने के बावजूद वह मुझ पर आक्रमण करने के लिए इतनी ही कोशिश कर रही थी। और जो मैंने सुना है, उससे तो लगता है कि उसका दैत्यराज से कोई नाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, शायद दैत्यराज ही टिक सके, लेकिन वो यहाँ क्यों है? और सबसे अजीब बात यह है कि उफ, एक दरांती मेरी गर्दन पर वार करती है। मेरी अंगूठियों की बदौलत नुकसान बेअसर हो गया, लेकिन लगातार 3 वार के बाद मेरी 4 अंगूठियां एक ही पल में खत्म हो गईं। मैंने झटपट अत्याचार सक्रिय कर दिया। मैं अपनी जीभ चटकाना बंद नहीं कर सकता। मरना। मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक कौशल का इस्तेमाल करके लियोरा को उड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह अमानवीय गति से भाग निकलती है। ऐसा बदमाश इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इससे भी ज़रूरी बात यह है कि वह मुझे चुनौती ही क्यों दे सकती है? मेरे पास पूर्ण सुरक्षा है और मेरा आत्मविनाशकारी हमला किसी को भी एक ही वार में ढेर कर सकता है, और मैं इसे बिना किसी खर्च के बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई मुझसे लड़ रहा है, वो पागल ही होगा। ये तो समंदर या आसमान को चुनौती देने जैसा है। वह डरावनी सी बच्ची अपनी दरांती जमीन पर गिराती है और अपने ऊपर छाए अंधेरे को दूर करती है। उसकी बेतरतीब डरावनी आंखें सीधे मुझ पर टिक जाती हैं। हत्या की मंशा से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। हाँ, मैं समझ गया, भगवान। वह एक परेशान करने वाली बच्ची है। वह संभवतः अपनी संकुचित आत्मा से बात कर रही है, लेकिन वह एक प्रेतग्रस्त बुढ़िया जैसी दिखती है। अरे गुजो, मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। वह कुछ करने वाली है। समझ गया भाई। सच कहूँ तो किसी आत्मा के साथ अनुबंध करने से मुझे कोई खास फायदा नहीं है। अगर वे मुझे और भी हुनर दे तो भी मैं पहले से ही एक पूर्ण प्राणी हूँ। इसलिए मैं केवल आज्ञाकारी आत्माओं की तलाश करता हूँ, जो मुझे पैसे कमाएं, जो मेरे काम का बोझ कम करें। इस लिहाज से गुजो एक बेहतरीन स्पिरिट है। वह लड़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वह संकट की स्थिति में अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता है। मैं किसी भी तरह हार नहीं सकता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। असली खतरा लड़की नहीं है। वो पागल है, ताकतवर है, और हाँ, वो मेरी दुश्मन है। लेकिन वहाँ उसके जैसे अन्य लोग भी हैं। समस्या यह है कि उसके पास खड़ी एक अंधेरी आत्मा मुझे देख रही है। गुजो, अगर हालात मुश्किल हो जाएं तो तुम अंधेरे आत्मा को संभालो। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ। मैं खुद को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करने लगा हूँ। मुझे सालों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं खुद को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। मैं क्यों लड़ रहा हूँ? मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं मारने वाला हूँ। ये सब बहुत परेशान करने वाला है। बस अब मर जाओ। चकमा देना बंद करो, कमज़ोर। निराश होकर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा देता हूँ और एक आत्मविनाशकारी हमला विस्फोट कर देता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि वह बच निकलेगी, लेकिन लियोरा का हाथ उड़ गया। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। बोलते हुए थूक उड़ गया। तुमने अपनी सतर्कता कम कर दी, कमज़ोर। मैं उसका चेहरा पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरी नज़रें उससे मिल गईं। वे पागल आंखें जो एक हाथ खोने से भी विचलित नहीं हुईं। लियोरा, जिसका दाहिना हाथ उड़ गया है, प्रसाद युद्ध नृत्य का इस्तेमाल करती है। वह गीज के पेट में लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका पैर उड़ जाता है। विस्फोट के बल से वह पीछे की ओर उड़ जाती है। गेस तुरंत आक्रामक हो जाता है। एम्पायर में नई दुनियाएं खोजें। हालांकि गेस लेवल कैप तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी उसके आंकड़े, खासकर उसकी गति, लियोरा से ज़्यादा हैं। वह दूरी कम करता है और उसके पेट में घूंसा मारता है। लेकिन ये सिर्फ एक मुक्का नहीं है, यह एक आत्मविनाश हमले के लिए सेटअप है। मरना। लियोरा का पेट फट गया है।
खून खांसते हुए लियोरा पुनर्जनन का उपयोग करके तुरंत ठीक हो जाती है, फिर प्रकाश जादू की एक चमक फ्लैश का उपयोग करती है। गीस की कमजोरियों में से एक ये है कि वह इस तरह के हमलों को नाकाम करने में असमर्थ है। धत्तेरी की गीस दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका रुख इतना कमजोर है कि हंसी आती है। इसका फायदा उठाते हुए लियोरा अपनी दरांती से उसकी गर्दन पर वार करती है, लेकिन एक बार फिर उसके अदृश्य अवरोध के कारण उसे रोक दिया जाता है। आत्मा विनाशकारी हमला। लियोरा को पुनः उड़ा दिया गया। हालांकि उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। जैसे ही वह अपनी पुनर्योजी क्षमताओं से उबरती है, वह एक बार फिर गीस पर हमला करती है। बिना अपना बचाव किए पीछे हटते हुए क्षति उठाते हुए लियोरा बार बार गीस पर हमला करता है, लगातार उसकी गर्दन पर हमला करता है। लेकिन हर बार गीस एक आत्मा विनाश हमले के साथ जवाब देता है। हालांकि उसे किसी भी तरह का दर्द या दुख महसूस नहीं होता। ये वाकई अद्भुत है। जैसे ही वह अपनी पुनर्योजी क्षमताओं के साथ ठीक हो जाती है, वह एक बार फिर गीस पर हमला करती है। बिना अपना बचाव किए पीछे हटते हुए क्षति उठाते हुए लियोरा बार बार गीस पर हमला करता है, लगातार उसकी गर्दन पर हमला करता है। लेकिन हर बार गीस एक आत्मा विनाश हमले के साथ जवाब देता है। हालांकि उसके पास पुनर्जनन क्षमता है, फिर भी यह स्पष्ट होता जा रहा है कि लियोरा की चिकित्सा क्षति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। सामान्यतः वह लाइफ स्टील ब्लेड या वैम्पायरिक ब्लेड का उपयोग करके ठीक हो सकती है, लेकिन चूंकि उसके हमले बेअसर हो रहे हैं, इसलिए वह खुद को ठीक नहीं कर सकती। लियोरा खून की कमी से लड़खड़ाने लगती है। उसके छोटे से शरीर से जितना खून बहना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा बह चुका है। उसे याद ही नहीं कि उसके कितने अंग कट गए हैं। एक सामान्य इंसान तो इस दर्द से कब का पागल हो गया होता। फिर भी अपनी बुरी हालत के बावजूद लियोरा की आंखें अभी भी कट्टर दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा है, या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है ना? भले ही तुम पुनर्जीवित हो जाओ, लेकिन अगर तुम बेहोश हो गए तो तुम मर जाओगे। लियोरा की दृढ़ता से निराश होकर गीस चिल्लाता है, ये व्यर्थ है, कमजोर, सब कुछ व्यर्थ है। मेरा पूर्ण बचाव है। इससे पहले कि वह खत्म कर सके, लियोरा ऑफरिंग फ्लैश सटेप का इस्तेमाल करके तुरंत दूरी कम करती है और अपनी दरांती को बेतरतीब ढंग से घुमाती है। ब्लेड में लाइफ स्टील ब्लेड और वैम्पायरिक ब्लेड भरा हुआ है। ये व्यर्थ है, मैंने कहा। गीस लापरवाही से पलटवार करने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके आत्मा विनाशकारी हमले की गर्मी उसके हाथ में बढ़ने लगती है। उस क्षण में तुम्हारे पास, लियोरा ने गीस की गर्दन का लगभग 90% हिस्सा चीर दिया। खून की एक तेज फुहार फूट पड़ी और गीस हमले को रोकने में असमर्थ जमीन पर गिर पड़ा। तथाकथित सबसे मजबूत श्रेणी का योद्धा फर्श पर एक चित्रे की गुड़िया की तरह फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि गीस का डेथ एवर्ट कौशल सक्रिय हो गया है। वह अपनी संकुचित आत्मा के द्वारा ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर बैठता है, उसका चेहरा अविश्वास से भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे वास्तविकता ने ही उसे धोखा दे दिया हो। उसकी गर्दन पकड़ते हुए गुंडे जैसा दिखने वाला गीस गुर्राता है। कैसे? तुमने मुझे कैसे नुकसान पहुंचाया? क्या हो रहा है? धिक्कार है तुम पर। तुम किस तरह की चालें चल रहे हो? तुम नीच कमजोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे चुपचाप तुम्हें मारने क्यों नहीं दिया? तुम मानव मैल। चुप रहें। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियोरा से बस एक कदम आगे बढ़ते हुए गीस डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैठा बैठा वह अपने ही खून के तालाब में छटपटाता रहता है। खून से लथपथ उसकी दरांती, मृत्यु की छाया गीस के गंदे खून से टपक रही है, जबकि लियोरा शांति से उसकी ओर बढ़ रही है। टपक टपक दरांती से गीस का खून लगातार बह रहा है। मैं लियोरा की सहनशीलता की प्रशंसा करता हूँ। तुमने अच्छा किया लियोरा। अब बस उसे मारना बाकी है। हाँ, ये सब आपका धन्यवाद है भगवान। अगर उसकी रहस्यमयी सुरक्षा उसके उपकरणों से जुड़ी है, तो हमें बस उसे उनसे अलग करना होगा। बहुत आसान है। उसकी हरकतें बहुत ही बचकानी थीं। गीस के साथ लड़ाई के दौरान मैंने जानबूझकर लियोरा को बार बार आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। ये सब अर्थहीन था, या यूं कहें कि यह अर्थहीन था। अटोरी को मारने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण गीस ने अपनी रक्षा की उपेक्षा कर दी थी। अटोरी ने मौके का फायदा उठाया और मैंने क्रिएट डार्क का इस्तेमाल करके उसकी एक अंगूठी चुरा ली। गीस ने कई अंगूठियां पहन रखी थीं, लेकिन अब केवल 3 ही बची हैं। इस सुगो की यांत्रिकी के कारण किसी भी समय केवल 2 रिंग ही सक्रिय हो सकती हैं। हालांकि टायरनी के साथ इस नुकसान को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। यह एक शक्तिशाली कौशल है, लेकिन बस इतना ही। लगातार 3 बार अभी गीस जितना बचाव कर सकते हैं, उसकी यही सीमा है। बाकी कॉलर और बालियां लगता है कि मानसिक बीमारी या मन पर नियंत्रण के लिए हैं। बालियां निकाली नहीं जा सकती। अगर उन बालियों में रक्षात्मक क्षमताएं भी होती, तो भी एक बाली काफ़ी नहीं होती। चाहे गीस कूलडाउन को कितना भी नज़रअंदाज कर दे, लगातार हमलों का जवाब देने के लिए अधिकतम प्रतिक्रिया गति की आवश्यकता होगी। भले ही वह उस अधिकतम तक पहुंच गया हो, लेकिन अटोरी की हमले की गति संभवतः उससे अधिक होगी। हमें बस उसे अत्याचार सक्रिय करने से पहले ही मार देना होगा। गीस को भी चाल समझ आ गई थी। उसने अपनी अब नंगी उंगलियों पर नजर डाली और हताशा में दांत पीसता हुआ बोला, तुम गंदे चोर हो, चुप रहो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसे वापस दे दो, यह मेरी अंगूठी है। तुम मरना चाहते हो कमीने। अटोरी ने मानो दिखावा करते हुए मेरी दी हुई अंगूठी पहन ली। ये देखकर गीस की कनपटियों पर नसें उभर आईं। तुम बहुत बदमाश हो। वह गुस्से से हाथ फैलाए किसी गुस्सैल बच्चे की तरह आगे बढ़ा। अब वह किसी योद्धा जैसा नहीं लग रहा था, वह इंसान होने के बावजूद भी नाकाम हो गया था। अटोरी की दरांती भारी अंधेरे के साथ धड़कने लगी। जब उसका चेहरा, जो थोड़ा नीचे झुका हुआ था, आगे की ओर देखा, तो उसकी लाल आंखें गहरे रंग की चमक से भर गईं।
मृत्यु से भरी छाया को मुक्त करो, आत्मा विनाश हमलेट से सब कुछ मार डालो, हजारों मौतों की महिमा की स्तुति करो। गीज के आत्मा विनाशकारी हमलेट से अटोरी द्वारा पहनी गई अंगूठी टुकड़े टुकड़े हो गई। हालांकि उसने हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। गीज के चेहरे पर एक पूर्ण बचाव झलक रहा था जो उसके हताशापूर्ण कार्यों का उपहास कर रहा था। पारदर्शी दीवारें, छल्ले और उसका अभिमान सब ढह गए। यह उस सारी शक्ति का योग था जिस पर गीज ने अब तक भरोसा किया था। यही तो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। बेशक मेरे शब्द उन तक नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे यकीन है कि अब उसके मन में उन योद्धाओं के चेहरे उभर आए होंगे जिन्हें उसने रौंदा था। अब उसे समझ आ गया है कि अब उसकी बारी है। दुष्ट देवता नीरो की आंखों में मुझे एक भयभीत काय का चेहरा ही दिखाई दिया। इस बीच गीज ने एक युवती को उसकी मृत्यु की घोषणा करते देखा। इस क्षण को अपनी स्मृति में अंकित कर लें। उसे मार डालो अटोरी। मौत की दरांती, नीरो राग्नारोक। उसकी दरांती के एक सहज भावहीन झटके से गीज का शरीर बिखरने लगा। उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। फिर भी वह अटोरी की ओर बढ़ा। ओह, लगता है बाकी अंगूठियां उसे अटोरी के साइट ऑफ डेथ, नीरो रैग्नारोक से नहीं बचा पाएंगी। अब किसी और हमले की जरूरत नहीं है। इसे वापस दे दो। मेरे ये सब अर्थहीन है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ईश्वर और मेरे बगीचे को नष्ट करने का पाप गंभीर है, इसलिए तुम्हें मरना होगा, अटोरी ने शान से घूमकर कहा। अब मृत पड़े हंसों की ओर एक नज़र भी डाले बिना वह मेरी ओर दौड़ी। अत्याचार का सबसे ताकतवर आदमी गीज उस युवा लड़की अटोरी के सामने मारा गया था। युद्ध के मैदान में बस जमीन में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें और आत्मा विनाशकारी हमले से बना गड्ढा ही बचा था। हवा चली और बिखरी हुई पंखुड़ियां आसमान की ओर उड़ने लगीं। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो हमारे पीछे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब हम मुड़े तो दानव राजा जयकार कर रहे थे। दुश्मन की तरफ होने के बावजूद वे वाकई बहुत उत्साहित थे। इस प्रकार की ऊर्जा खिलाड़ियों को दानव राजा के गुट की ओर जाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। दानव राजाओं में से एक हेलमुट के सिर से नीचे कूद गया। हमेशा की तरह वे नग्न थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी गेहेना ने जल्दी से कपड़ों के डिब्बे से कुछ कपड़े निकाले। दानव राजा ने कपड़े तो ले लिए लेकिन उन्हें जमीन पर फेंक दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ ज्यादा तामझाम वाला लाओ। ये फीका चोगा किस काम का? अगर मैं हमेशा फ्रिली कपड़े अपने साथ रखूं तो ये बहुत अजीब होगा। बस इसे पहन लो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी और दर्द होगा, मुझे ठंड नहीं लगती। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो गेहेना? मैं तुम्हें लात मार दूंगा। अभी नहीं बॉस, अभी तो यही आपका असली शरीर है। उनका आदान प्रदान इतना बेतुका था कि मैंने अपनी अंधेरा बनाए क्षमता से झटपट एक अस्थायी पोशाक बना ली। ये पूरी तरह से काली थी, इसलिए ये सबसे अच्छी नहीं थी, लेकिन डिजाइन से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। गहरे रंग की झालरदार पोशाक पहने हुए दानव राजा ने सहमति में सिर हिलाया। शाबाश डार्क स्पिरिट, मुझे ये पसंद है। तुम मेरी एक्सक्लूसिव फैशन डिजाइनर बन जाओगी। मैं तुम्हें आधी दुनिया दे दूंगी। मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं एक देवता हूँ। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम एक आत्मा हो। ईश्वर आत्मा और इस तरह ईश्वर बनाम आत्मा की लड़ाई शुरू हो गई। जैसा कि एक दानव राजा से उम्मीद की जाती है, एक साधारण व्यक्ति अब तक कटोरी के दबाव में झुककर मुख्य विषय पर लौट आया होता। यह इस गति से कभी खत्म नहीं होगा। गेहेना को भी यह बात समझ में आ गई और उसने मेरी ओर देखा। अटोरी, बस इतना ही काफी है। यह एक दानव राजा की समझ से परे है। राजकुमारी, अब बहुत हो गया, हमें मुख्य मुद्दे पर आना होगा वरना कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अनिच्छा से दोनों पक्ष पीछे हट गए। रूठे हुए दानव राजा की जगह गेहेना ने खुशी से हमें संबोधित किया। यह शायद उनका असली रूप था जब वे जीवित थे, एक बेहद खूबसूरत योगिनी। यद्यपि शैक्षणिक टोपी थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन यह उन पर अच्छी तरह जंच रही थी। वे गर्मजोशी से मुस्कुराए। तो फिर अटोरी, लॉर्ड नेलो, क्या हम सब मिलकर इस त्योहार का दौरा करें? हालांकि हमारे बीच मतभेद हैं, फिर भी जब तक हो सके इसका आनंद लेते रहें। नहीं धन्यवाद, मैं ईश्वर के साथ अकेले रहना चाहता हूँ। ओह, क्या ये डेट थी? तारीख? अटोरी ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया और गेहेना ने विनम्रतापूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ऊपर से तीरों की एक विशाल बौछार बरसने लगी। ये तीरों का तूफान था जो बारिश से भी अधिक भारी था। न तो मैं, अटोरी और न ही शिव हिल सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाकी सब कुछ, जिनमें शिव द्वारा रोके गए चोर भी शामिल थे, को निशाना बनाया जा रहा था। यूक्रिस, क्या ये तुम हो? एसिडिया का कीड़ा, दानव राजा का आलस्य। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।